तो चलिए खैर डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। एंड जैसा कि आपको पता है डेली बाइट्स एक 4 डे सेशन कंडक्ट कर रहा है, जहां पर डे 1 1 मार्च को हमने COQP 04 पर बात किया। बहुत सारे पेपर देने से पहले बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे जो सेम टू सेम COQP 05 लैंग्वेज पर भी लागू होते हैं। और कोई कल का सेशन ज्वाइन करता है 3 मार्च को COQP 06 और 7 पर हम लोग चर्चा करेंगे। 4 मार्च को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर कोड COQP 03 पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है हर शुक्रवार को शाम को 5 PM से 6 PM के अराउंड डेली बाइट्स का संपूर्ण समाधान का यूट्यूब लाइव सेशन होता है। वहाँ पर मैंने आप लोगों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जो मैं उम्मीद कर रहा था, जो मेरी समझ कह रही थी कि बहुत सी ऐसी बातें जो यूट्यूब लाइव पर हम उतना बेहतर ढंग से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और बेहतर रहेगा कि हम यहाँ पर 1-to-1 वे में थोड़ा सा इंटरैक्ट करके बातों को और प्रॉब्लम को और बेहतर और सेंसिटिव वे में और ज़्यादा तरीके से देख पाएँ। तो उस चर्चा पर आने से पहले कोई भी सेशन को अगर YouTube पर देख रहा है फ्यूचर में, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम और टीचर एडुकेशन के फील्ड के सभी अपडेट के लिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नीचे वीडियो के कमेंट में भी पिन कर दिया जाएगा। एंड यस, टीचर एडुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें रेगुलर बेसिस पर आपके एग्जाम से रिलेटेड क्विजेज आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इस समय CUET का पेपर चल रहा है तो आपको CUET से रिलेटेड क्विजेज देखने के लिए मिलेंगे। एंड आप सबका अगर बीएड में एडमिशन होता है तो डेली बाइट्स पर सीटेट का भी वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन देखने के लिए मिलता है। तो सीटेट के भी क्विजेज आपको वहीं देखने के लिए मिलेंगे, TGT का क्विज भी आपको वहीं देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए आप उस टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, पेपर पर आने से पहले सबसे पहली बात आप ये समझिए कि देखो भाई, मेहनत तो गधा भी करता है। तो पेपर उठा के ऐसा नहीं है कि तुमको एकदम बस गधा मजूरी कर रहे हो कि पेपर पर एकदम रट्टा मारे हुए हो, तुमको लग रहा है कितना अधिक से अधिक बस क्रैम कर लें। एग्जाम में, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, और उसी एंट्रेंस एग्जाम का थोड़ा सा लेवल और अपग्रेड कर दें, थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल उसमें और अपग्रेड कर दें, पेपर का लेवल थोड़ा सा और अपग्रेड कर दें, तो वो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, वो एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम बन जाता है। वही एंट्रेंस एग्जाम समझ लो फिर गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जाम में कन्वर्ट हो जाएगा। हमको ये सोचना है कि अगर हम अपनी आदत में एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी का हम अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, एक नॉर्मल सा हम CUET का पेपर दे रहे हैं, अगर वो छोटी छोटी बातें हम अपने लाइफ में अभी इनकलकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फ्यूचर में कल को अगर हम कोई गवर्नमेंट जॉब का पेपर देते हैं तो फिर हम अपने आप से खुद से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड वाई जस्ट गवर्नमेंट जॉब, आपको प्राइवेट जॉब में भी अगर जाना है टीचिंग के फील्ड में, तो आपको सीटेट वगैरह मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपका पास होना चाहिए। तो उतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी से पेपर ऊपर को लेकर हम लोग को डेवलप करना है। और ध्यान दीजिएगा, लैंग्वेज जैसे पेपर में हार्डली 60 to 70% ही ये बात होता है कि आप कितना प्रिपेयर करके आए हो, कितना आप रट्टा मार के प्रिपेयर किए हो, कितना तुम्हारा संस्कृत प्रिपेयर है, कितना तुम्हारा हिंदी प्रिपेयर है, और कितना तुम्हारा इंग्लिश प्रिपेयर है। बाकी का 30 से 40% ये होता है कि आप पेपर को हैंडल कैसे कर रहे हो, आप पेपर को मैनेज कैसे कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इंग्लिश बैकग्राउंड के हो और आप रोना पीटना मचाए हुए हो कि यार हम संस्कृत कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अरे यार, अगर तुम इंग्लिश बैकग्राउंड के हो तो अच्छे खासे लोग इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं जिनको हो सकता है संस्कृत में दिक्कत होगा। एंड वाइस वर्सा, कोई हो सकता है जो एकदम संपूर्ण रूप से संस्कृत बैकग्राउंड का हो, तो उसको हो सकता है फिर इंग्लिश वाले में दिक्कत होगा। ठीक है, और अगर किसी इंग्लिश वाले को हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो सेम चीज संस्कृत वाले के साथ भी हो सकता है। तो देखो, पेपर में वो जो अप्रोच है ना, मोर और लेस बैलेंस्ड ही रहता है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि पेपर में आपको 100% क्वेश्चन सही करना है, आपको हाय तौबा नहीं मचाना है। आपको ये चीज समझना होगा कि पेपर में अगर 75 क्वेश्चन आता है और उस 75 क्वेश्चन का अगर हम 70% पेपर सही कर देते हैं तो हमारा डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 70% पेपर सही कर देते हो तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो, ये पूछने के बजाय जैसे बहुत से ऐसे बच्चे पूछते हैं कि सर कितना कट ऑफ आएगा। अबे यार, कट ऑफ चाहे 4 आए 40 चाहे 40 आए, तुम्हारा कंसर्न ये होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं। वरना यूनिवर्सिटी वाले तो कट ऑफ ऐसे भी जारी करते हैं कि फर्स्ट कट ऑफ में 50 बच्चों का नाम आया है, सेकंड वाले में 30 बच्चों का नाम है, थर्ड वाले कट ऑफ लिस्ट में पता चलेगा केवल 2 बच्चे का नाम है, फोर्थ कट ऑफ लिस्ट में सिर्फ 1 बच्चे का नाम है, फिफ्थ कट ऑफ लिस्ट में सिर्फ एक कैटेगरी वाले स्टूडेंट का एनरोलमेंट हुआ है, सिक्स कट ऑफ में सिर्फ एक ही बच्चे का नाम है। तो अब एक एक बच्चों का अगर कट ऑफ आने लगता है, कई बार आता है, जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ती जाती है, तो आप उसमें आप कैसे सेलेक्ट होने वाले हो। तो आपको ये चीज़ देखना है कि आप एट द एंड ऑफ द डे आप कैसे सेलेक्ट होगे। ठीक है, तो पेपर में 40% एरिया वो होता है कि आप पेपर को मैनेज कैसे कर रहे हो। मान लो पेपर में संस्कृत का क्वेश्चन तुमको दिख रहा है, बहुत से ऐसे लोगों का जो संस्कृत पढ़ने में भी ठीक से अभ्यस्त नहीं होंगे,
ठीक से पूरा संस्कृत रीड भी नहीं कर पाते होंगे। ठीक है, तो तुमको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर हम नहीं रीड कर पा रहे हैं तो हमको उस 25 क्वेश्चन में से जो संस्कृत का आ रहा है हमको कैसे मैनेज करना है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश का आ रहा है हमको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि देखो यार, तुम सिर्फ अपना पेपर देख रहे हो, तुम्हें दूसरे की प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जस्ट इमीडिएट जो तुम्हारे बगल में तुम्हारा कोलीग बैठा हुआ है, ये प्रॉब्लम उसके साथ भी हो सकता है कि तुमको संस्कृत में दिक्कत है, उसको इंग्लिश में दिक्कत है। ठीक है, तो मोर और लेस पेपर में देखोगे कि जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रेन है स्ट्रिंग पर, वो बैलेंस्ड है। ठीक है, 19-20 का फर्क आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस बात से आपको बहुत ज़्यादा पैनिक में नहीं आना है कि सर मेरा ये वाला सब्जेक्ट है, मेरा वो वाला सब्जेक्ट है। देखो यार, सिंपल सा फंडा है। अगर ये CUQP05 लैंग्वेज के पेपर में, ठीक है, अगर ये CUQP05 लैंग्वेज के पेपर में हम लोगों से सारा कुछ पूछ रहे हैं, तो हमको इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, हमको मैनेज करने आना चाहिए। ठीक है, हमको पेपर को अकॉर्डिंगली देखना होगा। तो सबसे पहली बात, सॉल्व द मॉक टेस्ट टू नो व्हाट यू डोंट नो। इस टॉपिक पर आता हूं। ओके, तो जैसा कि मैंने लिखा कि सॉल्व द मॉक टेस्ट टू नो व्हाट यू डोंट नो। देखो यार, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे होते हैं और मॉक टेस्ट में बार बार डीमोटिवेट इसलिए होते हैं कि उनको लगता है यार मेरा मार्क्स नहीं बन रहा है। देखो यार, दो प्रॉब्लम होती है। एक तो मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद तुम कर क्या रहे हो, आज एक मॉक टेस्ट सॉल्व किए 1 मार्च को, 2 मार्च को दूसरा मॉक टेस्ट सॉल्व किए, 3 मार्च को तीसरा मॉक टेस्ट सॉल्व किए, 4 मार्च को चौथा मॉक टेस्ट सॉल्व किए और 5 मार्च को 5वां मॉक टेस्ट सॉल्व किए। टेक्निकली है क्या कि तुम 5 में फेल हो रहे हो। उसका सिंपल सा कारण क्या है, पहले मॉक टेस्ट से दूसरे मॉक टेस्ट तक आने से पहले आपने अपने नॉलेज में क्या इंक्रीमेंट किया है। आज तुमने कुछ पढ़ाई नहीं की, तुम पहला मॉक सॉल्व किए, तुम्हारे केवल 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तुम अगले ही दिन बैठ के दूसरा मॉक भी लगाने लगे। भाई, इन दोनों के बीच में तुमको अपने मॉक का बैठ के एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं, और जो मैं नहीं कर पा रहा हूं उसमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैं जेन्युइनली नए सिरे से पढ़ सकता हूं या पढ़ाई कर सकता हूं। क्योंकि देखिए, आप ये बात भी समझिए, अगर आपके पेपर में 5 ऐसे टॉपिक हैं जो तुम नहीं पढ़े हो या नहीं पढ़ पा रहे हो या तुमको दिक्कत है, तो तुम 5 नहीं पढ़ सकते हो। तुमको देखना होगा कि उस 5 में 2 कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको तुम नए सिरे से पढ़ो तो प्रिपेयर कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास 5 ऐसे टॉपिक आते हैं जो तुमको बिल्कुल नहीं आता है, तो 5 में 2 ऐसा होगा जो तुम नए सिरे से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हो। 5 नहीं कर पाओगे। तो एक से दूसरा मॉक जाने से पहले ना, सेल्फ का लेवल और परफॉर्मेंस जरूर से इंप्रूव करिए। ठीक है, तभी अगला मॉक सॉल्व करिए। अदरवाइज तुम मॉक सॉल्व करके स्कोर देख रहे हो, उसका क्या मतलब। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। कोई जाके किसी प्लेटफॉर्म पर तुम मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, वहां पर एक रैंक वैंक आ जाएगा, तुमको लगेगा मेरे तो इतना ही रैंक आ रहा है, रियल एग्जाम में कुछ और ही चल रहा है। तो मॉक टेस्ट आपको इसलिए सॉल्व करना है कि टू नो व्हाट यू डोंट नो। आप उन सारे टॉपिक्स को फिगर आउट करना शुरू करिए कि भैया, अगर इंग्लिश में 25 क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिल रहा है और मेरा केवल 12 ही सही हो रहा है, तो तुम बाकी के जो 12 रह गए हैं उन सभी टॉपिक्स को नोट करो कि वो कौन कौन से 12 टॉपिक है जिसका क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूं। उस 12 में क्या तुम 12 सीख लोगे? नहीं, तुम गिनती का देखो कि वो 4 कौन सा टॉपिक है जो वाकई में तुम पढ़ के सीख सकते हो। ठीक है, सो दैट आप अगला मॉक दो तो पिछले वाले से आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंप्रूव हो। ठीक है, तो सॉल्व द मॉक टेस्ट टू नो व्हाट यू डोंट नो। अब कोई ऐसा बच्चा है भाई जो डेली बाइट्स का मॉक टेस्ट वगैरह नहीं ले रखा है, जिसको भाई कुछ दिक्कत है, नहीं अफोर्ड कर सकता है, देखो यार, डेली बाइट्स के ऐप में जब आप जाओगे तो सबसे टॉप में बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक टाइल बना होगा। उस टाइल को आप ओपन करिएगा, वहां पर आपको लैंग्वेज में ना प्रीवियस ईयर का पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। वो उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन मोड में भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, बशर्ते कि आपको इतना समझ में आता हो कि आप ऐप इंस्टॉल करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कैसे करोगे। प्रीवियस ईयर पेपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, तो जाइए, वो डेली बाइट्स के ऐप में अवेलेबल है। जब मैं कह रहा हूँ अवेलेबल है, दैट सिंपली मीन्स कि अवेलेबल है, आप उसको ठीक से चेक नहीं कर पा रहे हो। तो एटलीस्ट प्रीवियस ईयर पेपर से तो आप इतना एनालिसिस कर ही पाओ कि क्या वो टॉपिक्स हैं जो मैं कर पा रहा हूँ, क्या वो है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या है जो मुझे एडिशनल एड ऑन करना है। तो सॉल्व द मॉक टेस्ट टू नो व्हाट यू डोंट नो। अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व करके अपना स्कोर देख रहे हो तो वो सिर्फ आपको मेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा, सिर्फ आपको डीमोटिवेट करेगा और आपको बार बार लगेगा यार मेरा कुछ हो नहीं रहा है।
ठीक है, बार बार आप ये चैलेंज महसूस करोगे कि यार मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, पिछले मॉक से इस मॉक में मेरे में तो कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अपना रिजल्ट देख रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि और बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज से बचिएगा। मॉक टेस्ट केवल इसलिए सॉल्व करिए ये जानने के लिए कि भाई हम क्या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, टू सॉल्व द मॉक टेस्ट, टू नो व्हाट यू डोंट नो। टॉपिक्स को नोट करिए, क्या टॉपिक्स हम रीड कर सकते हैं, एक मॉक से दूसरे मॉक पर जाइए। कोई ऐसा है जो मॉक टेस्ट नहीं अफोर्ड कर पाता है तो डेली बैट्स के ऐप में जाइए, बीएड एंट्रेंस एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला जो सबसे पहला टाइल है उसको ओपन करिएगा, लैंग्वेज का मॉक उसमें ओपन करिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पर, उससे भी देखकर आप एनालिसिस करके इवेल्युएट कर सकते हो। अब थोड़ा सा आ जाते हैं रिस्क एनालिसिस पर। देखो यार, पेपर में निगेटिव मार्किंग भी है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन पे अगर तुमको 4 नंबर सही हो रहा है और सही मिल रहा है तो गलत होने पर 1/4 निगेटिव है। ठीक है, किसी क्वेश्चन को आप गलत करोगे तो आपको -1 मार्किंग भी हो जाएगा। तो हमको थोड़ा सा रिस्क एनालिसिस करना होगा। देखिए यार क्लास, एक जो बात मैंने आपसे कही कि पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं और इस पेपर का अगर आप 70% भी सही कर लेते हो, दैट सिंपली मीन्स कि यू आर सेलेक्टेड। 75 का 70% कितना होता है? ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगा 52.5 आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आप 52.5 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, जब मैं बोलता हूं कि तुम्हारा नेट 52.5 क्वेश्चन सही होना चाहिए, आउट ऑफ 75 आपको ऑन एन एवरेज 52.5 क्वेश्चन सही बैठना चाहिए। मोटी मोटा 51 क्वेश्चन, 53, 54 क्वेश्चन तक आपका नेट सही बैठना चाहिए, तब आप सेलेक्ट हो पाओगे। अब थोड़ा सा तुमको कॉमन सेंस यूज 2 बातों पर यूज करना है। सबसे पहली बात, मैं क्वेश्चन पर बात कर रहा हूं, ये मार्क्स नहीं है। नहीं तो बहुत से ऐसे लल्लू लाल लोग आते हैं, वो सोचते हैं एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 75 × 4 दैट गोज फॉर 300, 300 में केवल 52 नंबर पाना है। बेटे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि 75 क्वेश्चन में आपको 52.5 ऑन एन एवरेज आपको सही करना है। तो ध्यान दो, अगर कोई बच्चा टॉपर है ना, मान लो कोई बच्चा बहुत टॉपर टाइप का है, कोई बहुत टॉपर टाइप का बच्चा है, टॉपर टाइप का बच्चा कितना भी पेपर सही करके आए, मिनिमम 10 से 15% फॉर श्योर गलत होगा पेपर में। वो भी तब जब वो ये बोलता है कि सर मेरे हिसाब से तो मैंने अपना 100% दिया है, मैंने केवल वही मार्क किया है जो मेरे हिसाब से सही है। ये 10 से 15% तुम्हारा तब गलत है जब तुम अपने हिसाब से सब सही मार्क किए हो। ठीक है, जब तुम अपने हिसाब से सब सही मार्क किए तो 10 से 15% गलत है। तो इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज, एक एवरेज बच्चा जब पेपर अटेम्प्ट करता है तो ऑन एन एवरेज उसका 20 से 25% क्वेश्चन मिनिमम पेपर में गलत हो ही जाता है। अब तुम सोचो कि पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, पेपर में टोटल 75 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप ऑलमोस्ट जब 64 तक अटेम्प्ट करोगे, मान लो 64 तक जब मान लो तुम ऑलमोस्ट अटेम्प्ट करोगे और तुमने 64 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और तुमने 64 ये सोच के अटेम्प्ट किया है कि सर मेरा 64 पूरा सही है, अब इसमें से मान लो 10 क्वेश्चन गलत हो गया तुम्हारा। ठीक है, तुम बाद में आए, तुम आंसर की चेक किए, तुम्हारा देखा 10 गलत है, तो तुम्हारा नेट कितना बचा? 54 क्वेश्चन, कि तुम जो है लगभग 54 क्वेश्चन सही किए, क्योंकि 10 गलत हो गया। अभी जो 10 गलत किए हो भैया, इसका निगेटिव मार्किंग भी होगा। ठीक है, तो 1/4 निगेटिव है, तो मतलब 10 को 4 से डिवाइड कर दो तो 2.5। ठीक है, तो नेट आपका कितना बचा? 51.5 क्वेश्चन बचा जो आपके फेवर में है, जो नेट आपका सही बच रहा है। ये मैं बता रहा हूं उस कैंडिडेट के लिए जो फर्स्ट कट ऑफ में सेलेक्ट होगा। ये 2.5 जो मैंने घटाया है भाई, 10 क्वेश्चन निगेटिव करोगे तो 2.5 तुम्हारा सही में से भी चला जाएगा ना, तो 54 में से 2.5 चला जाएगा, 51.5 होगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसको इतना सिंपल सा गणित नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई तुम्हारी पेपर में ऐसा भी लगने वाली है फिर। ठीक है, आपको सुन के चाहे बुरा लगे, आपकी पेपर में लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ये कैलकुलेशन नहीं समझोगे, तो तुमको लगेगा अच्छा क्या ही करना है, ये क्वेश्चन भी स्वाद दे रहा है, चलो थोड़ा छू देते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एडवांटेज क्या रहता है कि सही ऑप्शन भी आपके स्क्रीन पर ही रहता है। 4 ऑप्शन पेपर में तुमको दिखा, उसी 4 में से एक सही भी है, तो आदमी क्या सोचता है, चलो तुक्का मार देते हैं, क्या पता सही ही हो जाए।
और 99% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि आपका तुक्का गलत होगा। तुम देख लो जिंदगी में इस तरह के मसले में कितनी बार तुम्हारा किस्मत साथ दी है, और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह का तुक्का मॉक में भी मार के देख लो, देखो कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो रिस्क एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो देखिए ये चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई बच्चा केवल 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो वो तो ऐसे ही बाहर है, क्योंकि तुम सिर्फ 50 अटेम्प्ट किए हो। इसका मतलब ये है कि तुम बहुत तुर्रम खाओगे तो भी 10 से 15% क्वेश्चन गलत होगा, और तुम एवरेज स्टूडेंट हो तो 20% तक गलत होगा। तो जो तुम 50 क्वेश्चन केवल सही किए हो उसका जब 20% घटा दोगे तो 40 हो जाएगा, और निगेटिव मार्किंग घटा दोगे तो 37.5 हो जाएगा। तो जब केवल 37.5 बचेगा तो तुम्हारा सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यह भी समझना है कि जरूरत से ज्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, पहला चीज। और आप ये भी समझिए कि जरूरत से कम अटेम्प्ट कर दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे बहुत सारे ये बच्चे बोलते हैं कि सर हम कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मेरा ऐसे बच्चों से सिंपल सा ये प्रश्न होता है कि यार देखो, तुम्हारे पेपर में आया है 75 क्वेश्चन, अभिलाष सर ने कहा कि 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुमको एग्जाम में आते थे 70 क्वेश्चन, तो क्या तुम अभिलाष सर के कहने से 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे, केवल 60 ही अटेम्प्ट करोगे? तब तो तुम्हारा कॉमन सेंस काम करता है कि अरे अरे नहीं नहीं हमको ज़्यादा आता है, हम क्यों छोड़ेंगे आपके कहने पे 10 क्वेश्चन। अबे यार, तब जब मैं कह रहा हूं कि 60 अटेम्प्ट करो और जब तुम कम पढ़ के गए हो, तुमको 40 ही आता है, तो तुम मेरे कहने से 60 कैसे अटेम्प्ट कर दोगे? फिर तुमको नहीं आता है, तुम ओवर अटेम्प्ट कर रहे हो, दैट सिंपली मीन्स कि तुम नेगेटिव मार्किंग की तरफ बढ़ रहे हो। तो इस बात में ना आपको चेक एंड बैलेंस बनाना है भैया। जितना तुमको आता है उतना तो तुमको अटेम्प्ट करना ही करना है। अब क्वेश्चन ये है कि किन बातों का ध्यान रखें। मान लो किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, तुम 4 ऑप्शन में ये चीज देखो कि अगर तुम 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो और कहीं पर भी तुम 50-50 हो कि कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, तब आपको रिस्क लेना है। क्योंकि अगर आप उतना रिस्क नहीं लोगे तो आप ऐसे ही बाहर। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आप 50-50 हो, आप रिस्क लीजिए, उस क्वेश्चन को हिट दीजिए। मैं तो यहां तक कहता हूं कि किसी क्वेश्चन में आप 30% तक भी श्योर हो, मान लो 4 ऑप्शन दिया है, किसी एक ऑप्शन को देखकर थोड़ा गट फीलिंग तुमको आ रही है, तो मुझे लगता है तुमको अटेम्प्ट देना चाहिए। ठीक है, और हां, कौन से क्वेश्चन पे अटेम्प्ट नहीं दोगे जो श्योर शॉर्ट निगेटिव मार्किंग में जाता है। मान लो तुमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, तुम क्वेश्चन का चारों ऑप्शन पढ़े, तुम पूरा क्वेश्चन पढ़ो, तुम क्वेश्चन के चारों ऑप्शन पढ़ो, जो तुमको नहीं आता है वो तुमको देखते ही पता चल जाएगा कि ये मेरे को नहीं आता है। जैसे सड़क पर जाते हो, कोई जानने वाला दिखता है, तुमको देखते ही पता चल जाता है मेरे जानने वाला है। कुछ 1-2 व्यक्ति होते हैं जिनको देख कर लगता है कभी तो देखा है, तो उस पर तुक्का लीजिए, और जिसको देखकर तुम एकदम क्लियर हो कि इसको कभी नहीं देखा है उसको छोड़ दीजिए। पेपर में सारा क्वेश्चन पढ़े, चारों ऑप्शन पढ़े, ऐसा क्वेश्चन और ऐसा ऑप्शन है जिसका तुमने कभी सर पैर ही नहीं सुना है, कभी देखा ही नहीं है, सब कुछ पहली बार सुन रहे हो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। वही तुम्हारा असली नेगेटिव मार्किंग है, उसी को छोड़ देना है। जिसपे 50-50 हो, जिसपे 40-60 हो, इनफैक्ट 30-70 भी हो, तो आप अटेम्प्ट करिए, उतना आपको अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि यार देखो ना, तुम अगर 50 से कम अटेम्प्ट कर रहे हो तो 10 से 20% तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो तुम ऐसे ही बाहर हो। और 50 तुम तब अटेम्प्ट कर रहे हो जब तुम्हारे हिसाब से सब सही है। जब तुम्हारे हिसाब से सब सही है ना, तब उसमें तुम कम से कम 10% क्वेश्चन गलत करोगे, कम से कम। और ऑन एन एवरेज लोग 20 से 25% क्वेश्चन गलत करते हैं जब उनके हिसाब से सब सही होता है तब। तो इसका क्या मतलब कि पेपर में तुमको केवल 50 ही क्वेश्चन आ रहा था, तो तुम मेरे कहने से क्या 60 कर दोगे क्या? बेटा तब तो पक्का लगने वाली है तुम्हारी। क्योंकि नहीं आता है तो आप आंख बंद करके अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। आप उन क्वेश्चंस पर जहां 40-60 हो, 30-70 हो, ठीक है, 50-50 हो, उन क्वेश्चंस को रिस्क लीजिए, उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पेपर में रिस्क एनालिसिस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑफिशियली मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर 50% श्योर हो तभी आप उस पर रिस्क लीजिए। लेकिन देखो यार, मैं 30% 25% पे मैं बैटिंग करता हूँ, ठीक है, उतना आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यहां पर ये बात लागू नहीं हो रही है भैया क्वेश्चन बाइलिंगुअल में पढ़िए,
यहाँ पर इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में दिखेगा, हिंदी का पेपर हिंदी में दिखेगा, संस्कृत का पेपर संस्कृत में ही दिखेगा। एक और बात, डोंट अंडर परफॉर्म। देखो यार क्लास, जब तुम पेपर देने जाते हो ना तो एग्जाम में ना टाइमर उल्टा चलता रहता है। टाइमर कुछ ऐसा तुमको दिखेगा, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा दिखेगा, डिपेंडिंग ऑन एग्जाम टू एग्जाम। ये जानते हो क्या होता रहेगा? यहां लिखा रहेगा 01, 29, 28, 27, 26, ऐसे करके घटता रहेगा। जैसे ही ये 01 59 मिनट में कन्वर्ट हुआ ना, तुम्हारी हालत खराब होने लगेगी। तो एग्जाम में टाइमर उल्टा चल रहा होता है। दैट सिंपली मीन्स कि रिवर्स साइकोलॉजी एक्ट करती है माइंड पर और प्रेशर पड़ता है। तो प्रैक्टिस से उसी प्रेशर को हम मैनेज करते हैं। तो एक चीज जो पेपर में आप समझिएगा, पेपर आपका 90 मिनट्स का है। तो तुम देखना कि जैसे ही तुम्हारे पास 45 मिनट बचे हुए हैं, अगर तुम्हारे पास 45 मिनट बचा हुआ है तो तुम ऑलमोस्ट 35 से 40 क्वेश्चन के अराउंड पर हो। मतलब कहने का मतलब है कि पेपर में 45 मिनट बचे हुए हैं, आधा टाइम बचा हुआ है, तो तुम ये भी देखना कि ऑन एन एवरेज तुम्हारा 35 क्वेश्चन के अराउंड तुम पेपर में हो, कि 35 से 40 क्वेश्चन के अराउंड तुम हो। एक दो क्वेश्चन आगे पीछे चलेगा। ऐसा ना हो कि 45 मिनट बीत गया है और तुम अभी 15वें वाले क्वेश्चन पर हो, तो इसका मतलब तुम्हारा पेपर छूटने वाला है, फिर तो तुम ऐसे ही बाहर हो। जो भी लोग इस तरह की महान शख्सियत आती हैं, बहुत सारे बच्चे अभी होगा, देखिएगा फ्यूचर में बहुत सारे सेशन होगा जब बच्चे आएंगे, सर मैंने अटेम्प्ट किया, मेरा 10 क्वेश्चन छूट गया, लेकिन सर मैंने जो 65 किया है ना, मैं उसको लेकर एकदम श्योर हूं। अबे 10 तो तुम अटेम्प्टे नहीं किए हो अभी, 65 जो तुम किए हो उसमें भी 20% घुसने वाला है अंदर, ठीक है। अब बस आप एक जो इनएविटेबल ट्रूथ है बस उसको आप सुनना नहीं चाह रहे हो। तो एग्जाम से पहले उस बात को समझिए कि पेपर में पेपर टाइम से कंप्लीट भी होना चाहिए। तो जैसे मान लो जब पेपर में 45 मिनट बचा हो तो ऑलमोस्ट तुम 35, 34, 38 या 40 क्वेश्चन के अराउंड रहो, नहीं तो तुम्हारा पेपर छूटने लगेगा। ये नहीं हुआ कि 45 मिनट ओवर हो गया है और तुम क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट कर रहे हो, 25 अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। तो टाइम का भी ध्यान रखना है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अंडर परफॉर्म ना करो। देखो यार, अगर तुमको कोई चीज़ नहीं आता है ना, दैट सिंपली मीन्स कि नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि सर 4 ऑप्शन दिया है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोर्ड खोलेंगे और क्या पता मेरा किस्मत साथ दे और मेरा सही हो जाए पेपर, ठीक है। आप बस इतना कोशिश करिए कि जितना आपको आता है उतना आप कर लो, जो आपका नेचुरल परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड ना हो। आपको अंडर परफॉर्म नहीं करना है किसी भी एग्जाम के प्रेशर में आके। और हाँ, अगर आपके लिए पेपर फेवरेबल नहीं है तो बाकी के लोगों के लिए भी फेवरेबल नहीं है। अगर संस्कृत के बहुत कठिन क्वेश्चन आ गए हैं, इस गलत फहमी में मत रहना, जो लोग संस्कृत से पढ़े हुए हैं उनको भी करने में दिक्कत होगी। ये महज बातें बस कहने के लिए हैं कि आपने बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है, बीए प्रोग्राम कर रखा है और इंग्लिश एक ऑप्शनल था, हिंदी एक ऑप्शनल था। वो तो तुम्हारा इंग्लिश का लेवल तभी टेस्ट होगा ना जब तुमको 25 इंग्लिश के क्वेश्चन दे देंगे। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि कोई बीए इंग्लिश प्रोग्राम करके आ रहा है तो वो इंग्लिश में कुछ बहुत रपारप करने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपके लिए फेवरेबल नहीं है तो भाई तुम टेंशन मत लो यार, और लोगों के लिए भी फेवरेबल नहीं है। तुम वो चीज़ करो जो तुमको करना है। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि पहला 5 क्वेश्चन तुमको ऐसा देखने के लिए मिल जाए जो तुमको नहीं आता है। ऐसा हो सकता है कि आपको पहला 5 क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिल जाए जो आपको नहीं आता है एग्जाम में। अगर तुमको पहला 5 क्वेश्चन ऐसा देखने के लिए मिल गया कि तुमको नहीं आता है, हम कह रहे हैं पहला 10 क्वेश्चन तुमको ऐसा मिल गया जो तुमको नहीं आता है, तो भाई यार कोई दिक्कत नहीं है यार। एग्जाम में मैंने बोला ना कि केवल 60 to 70% आपका पढ़ाई है, बाकी 30 to 40% आप कैसे पेपर को हैंडल करते हो, कैसे मैनेज कर रहे हो प्रेशर को। पहला 5 क्वेश्चन तुमको पेपर में नहीं आता है, तुम पैनिक मत करो, उसी प्रेशर को तो हैंडल करना है कि रिलैक्स। हो सकता है मेरे बगल वाले को 7 क्वेश्चन ना आता हो, पहला तो नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपना हर क्वेश्चन पर फुल अटेम्प्ट दो, हर क्वेश्चन को पूरा रीड करो, हर ऑप्शन को पूरा रीड करो, और कोशिश करो कि अगर हमको सेलेक्ट होना है तो हम अपना प्रैक्टिस इस हिसाब से रखें, हम अपना मॉक टेस्ट, हम अपना प्रीवियस ईयर पेपर को देखकर अपने आपको इस हिसाब से प्रिपेयर रखें कि पेपर में 75 क्वेश्चन आ रहा है तो उसका मिनिमम 70% तो हम सही करें ही करें। तो जब 70% 75 का कैलकुलेट करोगे तो 52.5 आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको ये एहसास होगा कि अच्छा, मैं अगर 52.5 क्वेश्चन
सही करता हूं तो दैट गोज फॉर इंटू 4, दैट गोज फॉर 210 मार्क्स। अगर आप 210 नंबर पाते हो आपका सिलेक्शन हो जाएगा लैंग्वेज साइड से। नहीं पहले कट ऑफ है तो दूसरे तीसरे तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर भी। जैसे लास्ट ईयर सोशल साइंस वालों को की बहुत बैंड बजी थी तो उनका 160 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था, लेकिन लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 202, 210, 220, 230, टॉपर के साथ 258 या कितने थे, तो कुछ इस तरह का गया था। ठीक है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। इस पर कितना एग्जैक्ट कट ऑफ था लैंग्वेज के फैकल्टी ज़्यादा बेटर कमेंट कर पाएंगे, अभी मैं मीटिंग उनको हैंड ओवर करूँगा। तो 210 मार्क्स ऑन एन एवरेज आपको बैठाना पड़ेगा सेलेक्ट होने के लिए। एंड हाँ, एक मेरा सजेशन जो दिल्ली बैट्स के सभी वेबिनार मीट में आप लोगों को रहता है, वापस फिर से है, कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन यार। ठीक है, कीप ऑल द ऑप्शंस ओपन। आपसे बस कोई कह नहीं रहा है क्योंकि आपके घर वालों को ठीक से आइडिया नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। अदरवाइज बहुत बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है कि अगर कोई बच्चा सोचता है कि हमको केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, कोई बच्चा सोचता है कि हमको केवल BHU में एडमिशन लेना है और मैं COQP 05 का पेपर दे दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर देना एक अलग बात है, सिलेक्शन होना एक अलग बात है। पूरे BHU में लैंग्वेज में 10-12 सीट ही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही है, 30-40 सीट है, 30 कितना सीट है लैंग्वेज में, उससे ज़्यादा तो सीट ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, सारे ऑप्शंस ओपन रखना है, क्योंकि कौन सा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी बन जाएगा फ्यूचर में यू डोंट नो। अभी हमारे आगे त्वरित मुद्दा क्या है कि मेरा CUET का पेपर है 15 मार्च को, आई गेस आप लोगों का है, तो कि भैया मेरा CUET का पेपर है। हम अपने आप को CUET के पेपर के लिए सब कुछ झोंक देंगे, सब कुछ लगाएंगे। जैसे ही CUET का पेपर ओपन होगा, जैसे ही CUET का पेपर कंप्लीट होगा, हम अपना कॉमन सेंस भैया रखेंगे कि अभी IPBEd का फॉर्म फिल हो रहा है जिसका लास्ट डेट 30 मार्च 31 मार्च है। अभी जामिया का फॉर्म फिल होगा कुछ समय बाद, अभी RI-BEd का फॉर्म फिल होगा कुछ समय बाद, तमाम और यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका फॉर्म फिल होगा। तो हम अपने लिए सभी कार्ड्स ओपन रखेंगे, क्योंकि उसमें से कौन सा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी बदलेगा ये तुम्हें भी नहीं पता है। तो ऑप्शंस को ओपन रखेंगे, क्योंकि अगर ऑप्शंस आपके पास रहता है तो आपको कभी भी एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ऑप्शन नहीं रहता है तभी आपको एंजाइटी, फियर, प्रिपरेशन और डिप्रेशन ये सारी चीज़ें होता है। एंड इन प्रिपरेशन फोकस ऑन व्हाट यू नो। ये लास्ट मोमेंट टिप की बात हो रही है, ठीक है। लास्ट मोमेंट पर आप उस पर फोकस करिए आपको जो आता है, वरना भैया तुमको संस्कृत नहीं आता है। हमारा सितंबर के मंथ में बैच चलता है, जनवरी के मंथ में चलता है, तो सीखो संस्कृत। कौन मना कर रहा है तुम्हें? हिंदी नहीं आती है सीखो, इंग्लिश नहीं आती है सीखो। लेकिन ये थोड़ी ना कि पेपर के 2 दिन पहले पूछ रहे हो सर संस्कृत कहाँ से पढ़ें। भाई 2 दिन पहले तो तुमको जो आता है तुम उसी को केवल समेट लो, ठीक है। क्योंकि ये सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम्स इसलिए बने हुए हैं कि कितने बच्चों को पास किया जा सकता है। सेमेस्टर एग्जाम का केवल होल एंड सोल एक ही एजेंडा होता है, टू मेक द मैक्सिमम रिजल्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का केवल और केवल एक सोल एजेंडा होता है, टू मेक द मिनिमम रिजल्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का केवल एक ही रिजल्ट होता है कि कितने बच्चों को फेल किया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पेपर दोगे 1% लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट होंगे, तो 99% फेल होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो आप COQP 05 का पेपर दे रहे हो, इट इज़ नॉट फॉर सिलेक्शन, इट इज़ फॉर फेल्योर, कि कितने लोगों को फेल करके बाहर किया जा सकता है, क्योंकि हमको 1% लोगों को लेना है। जब सेमेस्टर एग्जाम देते हो तो टीचर का क्या लक्ष्य रहता है कि अधिक से अधिक बच्चों को पास कर दिया जाए, चाहे 60% दे के, चाहे 70, चाहे 50, चाहे 45 दे के बस उसको पास कर दो। टीचर को 99% रिजल्ट बनाना है। तो सेमेस्टर एग्जाम इज टू मेक यू पास, एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज टू मेक यू फेल। तो इस बात पर आप समझिए कि फोकस ऑन व्हाट यू नो। 2 दिन पहले ये नहीं कि संस्कृत कहां से पढ़ें। क्यों? क्योंकि भैया मेहनत गधा भी करता है, ठीक है। तो कुछ सीखने के लिए थोड़ा जागरूक बनिए। 2 दिन पहले इंग्लिश नहीं सीख सकते हो। अब ये मत सोचिए कि अरे सर हमको इस साल डिग्री लेना बहुत जरूरी है, किसी तरह से बस डिग्री के भेड़ चाल में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री मिल जाएगा फिर नौकरी नहीं मिलेगी। इस बात की भी आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। डिग्री एक टोटली सेपरेट चीज है। प्रिपरेशन, स्किल डेवलप करना, जॉब रेडी स्किल्स अपने अंदर लाना, अपने नॉलेज को पॉलिश करना, अपने आप को टेक्निकली साउंड करना, अपने सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करना, अपने जॉब रेडी स्किल्स इंप्रूव करना, ये टोटली एक अलग बातें हैं। उसका पढ़ाई से डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो मेहनत तो देखो भाई गधा भी कर रहा है,
और इन सारी चीज़ों के लिए आपको जागरूक बनने की जरूरत है। तो डिग्री के भेड़ चाल में नहीं फंसना है, और इसके लिए ऑप्शंस ओपन रखोगे तभी अपॉर्चुनिटी आएगा, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। अदरवाइज आपको क्या लगेगा, अरे यार बस किस तरह ना बीएड का डिग्री मिल जाए, मेरे घर वाले बता रखे हैं कि मास्टर की खूब वैकेंसी आती है, आजकल तो मास्टर की खूब वैकेंसी आ रही है, बिहार में कुछ दिन बाद यूपी में भी आएगा, तुम्हारा हो जाएगा। भाई अगर इतना आसानी से हो रहा होता तो सब लोग सेलेक्ट हो लिए होते। तो डिग्री के साथ साथ आपको ये बात भी समझना है कि हमको स्वयं को थोड़ा सा जागरूक बनाना है, थोड़ा अपना नॉलेज पॉलिश करना है, सो दैट हम चीज़ों को बेहतर ढंग से कर पाएँ। एंड श्योरली गूगल के प्ले स्टोर में आप जा सकते हो, डेली बाइट्स का आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। डेली बाइट्स के ऐप में आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों का नोट्स और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। उसको आप डेली बाइट्स के ऐप में जाइए, गूगल के प्ले स्टोर में बीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन करके एक टाइल्स होगा, उसको आप ओपन करिएगा। वहाँ पर आपको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत तीनों के नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा। अब से यहाँ से आप पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस कर लीजिए, श्योर शॉट आपका एग्जाम में थोड़ा बहुत तो लेवल इंप्रूव होगा, थोड़ा बहुत तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, क्योंकि ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत फ्यूचर में कल को कोई और एग्जाम आप दोगे जहाँ पर लैंग्वेज आपका एज ए सब्जेक्ट है, वापस से फिर से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कोई भी ऐसा बच्चा है जो लेना चाहे तो गूगल के प्ले स्टोर में जाके डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करके आप ऊपर आप जैसे ही ऐप ओपन करोगे टोटल आपको 8 टाइल्स देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन एंड बीएड करके टाइल होगा। COPP 05 का कंटेंट आप ले सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा प्रिपरेशन पॉलिश कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर वहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह मिल जाएगा, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं डेली बाइट्स की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-2 और वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पेपर आपको PYQ मोड में अवेलेबल करा दें, सो दैट आप उसको अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस कर पाओ। अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ प्रिया मैम पर, एंड ओवर टू यू प्रिया मैम। थोड़ा सा संस्कृत एंड हिंदी पर गाइड करिए, एंड किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट और क्वेरी है तो जस्ट रेज योर हैंड। एनीवन, एनी डाउट एंड क्वेरी, जस्ट रेज योर हैंड। ओके, प्रिया मैम थोड़ा संस्कृत के रिगार्डिंग एंड अबाउट योर सब्जेक्ट थोड़ा गाइड करिए कि लास्ट मोमेंट पे स्टूडेंट्स क्या सारी बातों का ध्यान रखें। एंड सेम गोज फॉर यू टू शर्वानी मैम। गुड इवनिंग क्लास। सबसे पहले तो देखिए मैं ये बोलूंगी कि जैसे सर ने बताया कि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया, हर टॉपिक को हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो प्रैक्टिस तो ऐसी चीज है जो आप लोगों को लास्ट टाइम पे करनी ही करनी चाहिए। और आप लोगों को स्कोर देख के ऐसा भी घबराना नहीं है कि मतलब कि अब आज अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है, अब कम हो रहा है। देखो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि डिमोटिवेट भी आप हो जाए। इसके साथ साथ आप लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो देखो, जो कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन को 4 तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। जो आता है, अगर आप सही कर रहे हैं तो गुड, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उस पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या है, और अगर जो 3 गलत कर रहे हैं वो क्यों गलत है। इससे क्या होगा, आपका एक साथ 4 टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, और एंड टाइम पे यही आपको हेल्प करता है एग्जाम के लिए। ठीक है, कि जैसे जैसे आप लोग के एक साथ 4 टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक टॉपिक आपके बार बार आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि स्किप कर देते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया। जितना आप आगे बढ़ेंगे, रिपीटेड टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे, उतना आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी, और वो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, और ये नहीं कि आप लोग एक स्कोर जो आप लोग का होना चाहिए, तो आप ये मान के चलिए एटलीस्ट आप लोग 60+ क्वेश्चन, मार्क्स नहीं क्वेश्चन की बात करूँ, इतना आप अगर आप लोग करते हैं तब आप लोग चाहेंगे कि हाँ आप लोग एग्जाम के थोड़े करीब हैं। तब आप लोग ये मान के चलेंगे। अब ये हो सकता है कि लास्ट ईयर कट ऑफ आपकी आई थिंक 239 या 49 था जो टॉपर था, और तो ये मान के चलिए कि लास्ट ईयर तो हो सकता है कि इस बार स्कोर बढ़ जाए, कम नहीं हो। लैंग्वेज में आप ये मान के चलिए ग्राफ ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। हाँ, पर ये हो सकता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किस तरीके से आप लोग को देखने को मिल जाए। तो लास्ट टाइम पे मैं यही बोलूंगी कि आप लोग जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक्स को मल्टीपल टाइम्स प्रिपेयर कीजिए, और आप लोगों ने नोट्स वगैरह तैयार कर रखे होंगे। अब 10 जगह भागिए मत, उन्हीं नोट्स को बार बार रिपीट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ये नहीं कि यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया। जिनको अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ रखा है ना, उनको ही रिपीट कीजिए, उनको ही मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, और साथ साथ प्रैक्टिस तो करते जाइए। एक टॉपिक क्लियर किया और प्रैक्टिस करते गए। और अगर आप लोग बैचेस के स्टूडेंट हो तो मैं आपको एक बात और कहूंगी कि रिकॉर्डिंग्स को 1.5, 2x या 1.75x पे सिर्फ सुनिए 15 दिन तक, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और लास्ट ईयर की PYQs वगैरह देखते चलिए। इसके साथ मतलब कि अब आप लोग ये बोलेंगे कि मैम कोई बुक बता दीजिए संस्कृत के लिए, हिंदी के लिए, तो मैं वो नहीं सजेस्ट कर सकती, क्योंकि इस टाइम पे आप लोग पढ़ के भी नहीं कर पाएंगे।
कि मैम संस्कृत के बुक बता दीजिए, तो नहीं कर पाओगे आप लोग। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप लोग जैसे देखते हो कि हर साल जो है आपको पेपर में देखने को मिलते हैं कि शब्द रूप है, धातु रूप है, संधि है, समास है, ऐसे कुछ टॉपिक्स जो कि हर साल पूछते हैं। तो आप अगर अभी भी आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग कर सकते हो कि हाँ, उनको बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। बट एंड में वो भी आपको हेल्प नहीं करेगा, एंड में आपको प्रैक्टिस ही हेल्प करेगी। तो जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करते जाइए। बाकी और किस कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं हिंदी और संस्कृत से रिगार्डिंग। जस्ट रेज योर हैंड जिनको भी डाउट है, अदरवाइज विल हैंड ओवर टू शरानी मैम। यस तन्वी पराशर, यस प्लीज। माइक माइक तन्वी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे मैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही थी तो उसमें एक अलंकार का क्वेश्चन था, तो मैंने वो सॉल्व किया। वो मुझको ना मतलब समझ नहीं आया संस्कृत में, कि अगर वो हिंदी में होता तो मैं उसको कर देती, मुझे उसका आंसर आता था, पर वो संस्कृत में मुझे समझ ही नहीं आया। तो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जिसका मतलब मुझे मतलब समझ नहीं आता, तो उसको कैसे इम्प्रूव करूं अभी। देखिए, पहले तो तभी आप बैच के स्टूडेंट हैं। देखिए, अलंकार से ऐसे टॉपिक्स जो मैं देख पा रही हूँ कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, उनके डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो क्लास में ये चीज मैंने बताई भी थी, मेरे को याद नहीं आप थे कि नहीं, बट क्लास में वो चीज को क्लियर किया गया था। पर नहीं भी है तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिए, नहीं तो नोट्स डेली बाइट्स पर जो उन पे डिटेल में उनको क्लियर किया गया है, वहाँ पे मेंशन है। बाकी देखो, संस्कृत आप एक दिन में तो सीख नहीं पाएंगी, तो उससे अच्छा है कि आप जितना हो सके उसको देख लीजिए। हिंदी से और संस्कृत और हिंदी के अलग अलग अलंकार की अगर मैं बात करूँ तो अलग नहीं आते, बस डेफिनेशन का फर्क देखने को मिलता है। तो उसको उस तरीके से बेहतर तरीके से तैयार कीजिए तन्वी, ठीक है। और सभी के लिए रहेगा, देखिए आप लोग ना, हो सकता है कि 25 क्वेश्चन आपको संस्कृत के मिले, 25 क्वेश्चन हिंदी के मिले, लेकिन हो सकता है कि एक दो टॉपिक्स ना एक्स्ट्रा आ जाए, तो वो हर एग्जाम के लिए है। तो उसके पीछे मत भागिए। पॉसिबिलिटी है कि आपको 23 क्वेश्चन आप कर लो, 22 क्वेश्चन कर लो, तो उसके पीछे भागिए जो टॉपिक्स आपने कर रखे हैं, ठीक है। जैसे कि सर ने भी बताया, अगर आपको ध्यान है कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग ये कहते हैं कि 50-50 चांस है कि हाँ ये दो सही है, ये दोनों में से मेरे को श्योरिटी, वहां पे आप रिस्क लीजिए। लेकिन जहाँ की ये देखा ही नहीं है, कभी सुना ही नहीं है, तो उसको मत करिए, अपना स्किप कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है तभी। तो यही कहूंगी कि आप एक बार उसको देख लीजिए। बाकी बताया है क्लास में, आप फिर से एक बार जाके रिकॉर्डिंग देखिए। और किसी को कुछ डाउट है? यस मैम, मैं बैच में नहीं हूँ तो मैं क्या करूँ? जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन मैम, अगर मान लीजिए मैं बैच में हूँ, मेरे को संस्कृत का एरिया कुछ सीखना हो लास्ट मिनट, तो मैं क्या करूँ? सर देखिए, लास्ट मोमेंट अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट नहीं है तो आप प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, जितना हो सके अब आप प्रैक्टिस में रहेंगे। अब उसके पीछे तो भागेंगे ही नहीं कि जो नहीं कर रखा है, एंड में कोई आगे कहेगा मुझे संस्कृत सिखा दीजिए, तो कैसे सिखाया जाएगा? अभी तक या तो आप लोग तैयार करते, और ये तो फिर आप लोगों को स्टार्टिंग से ही पता था सभी को कि 75 क्वेश्चन में से 25 संस्कृत के आते ही आते हैं। तो या तो आप लोग पहले से तैयार करते और एंड टाइम पे तो आप देखते चलिए कि पीवाईक्यूज में किस तरीके के क्वेश्चन है, और टॉपिक लास्ट वाइज टाइम पे नोट्स कर करने हैं तो लूँगा। भाई हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपने क्लियर कीजिए फिर, जैसे भी आप हम्म। तैयार कर सकते हैं। और मैम टॉपिक्स को कहाँ से पढ़ें? मान लीजिए मैं एग्ज़ाम के 5 दिन पहले ये बात फिगर आउट किया कि जैसे मैं जेनविन वे में समझना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम के 5 दिन पहले मैंने फिगर आउट किया कि ये रहा संस्कृत का 25 क्वेश्चन। मैं 25 के 25 तो नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैंने 5 टॉपिक ऐसे फिगर आउट कर लिए कि ये मेरे को समझना है, और मैं लास्ट 10 डेज केवल संस्कृत पर डेडिकेट कर रहा हूँ। तो वो मैं कैसे करूँ, कहाँ से पढ़ूँ? मतलब कंटेंट क्या उठा, क्योंकि संस्कृत को लेकर मैं बिल्कुल नहीं हूँ, आई एम टोटली ब्लैंक। तो मैं संस्कृत कहाँ से पढ़ूँगा लास्ट 10 डेज में? सर जैसे संस्कृत की अगर मैं बोलूँ ना, तो शब्द रूप और धातु रूप वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनपे आपको क्लैरिटी नहीं चाहिए, वो सिर्फ आपको याद कर। अच्छा। तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक अगर मैं शब्द रूप की वजह से बोल दूं कि रामः रामो रामः, इस तरीके से मैं बोल दिया पट्टा पट्टी पट्टी, तो आपको क्या करना है, इसको सिर्फ आप लोग लर्न करें। तो उसमें के पीछे आपको कुछ समझना नहीं है, वहां वहां पे आप जाइए, डायरेक्ट वहां से निकालिए और अपना लर्न कीजिए, जहां से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको टॉपिक्स को तैयार करना है। समाज की अगर मैं बात कर रही हूँ तो वो हिंदी से एकदम बिल्कुल सेम है। अगर आप देखोगे हिंदी के अगर आपको समाज का टॉपिक क्लियर है तो संस्कृत में भी सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो वो आप लोग कर सकते हो रिलेट करके। तो इस तरीके से आप तैयारी तो कर अगर सकते मुझे हो अपनी। समाज पढ़ना हो तो मैं कहाँ से पढ़ूँ? तो अगर समाज पढ़ना है तो आप दिल्ली बाइट्स भी वैसे तो पढ़ सकते हैं कि क्लासेस वगैरह में, नहीं मैम, लेकिन अगर एकदम नहीं, रैंडम मेरे को, मतलब एकदम डेली बाइट्स अभी आप छोड़िए, मेरे को समाज पढ़ना हो तो मैं कहाँ से पढ़ूँ? मैं क्या चीज़ मतलब ऐसा सर रेफर बुक्स करूँ कि 2 दिन पहले मैं कौन सा बुक उठा लूँ जिससे मेरा समाज का डाउट क्लियर हो जाए?
सर लूसेंट की एक बुक आती है, वो बिल्कुल इस तरीके से तैयार की गई है कि वो अगर कोई संस्कृत बैकग्राउंड से नहीं भी है ना, वो उसको पढ़े तो वो बहुत क्लैरिटी से अपनी चीजों को क्लियर करता जाए, अच्छा, चाहे लूसेंट की वो जो और लैंग्वेज वाली टॉपिक आती है। समाज है। हाँ, लूसेंट की एक बुक आती है, वो संस्कृत से ही रिलेट करके, संस्कृत अच्छा, की लूसेंट की बुक आती है, उसको अगर आप देखोगे ना, तो जिसने संस्कृत नहीं भी पढ़ रखी तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है हर एक टॉपिक, तो हाँ वो ठीक आप है। इजीली सॉल्व कर जाओगे और वहां से आप लोग कैच भी कर जाओगे टॉपिक्स को। अच्छा, ओके ओके। यस, राजा यादव, यस प्लीज। यस राजा, यही बुक है वो आपके पास है ही तो। हाँ, तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो काफी टॉपिक्स आप देख पा रहे होंगे कि क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, यस 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 यस। मतलब मैं ये जानना चाह रहा था मैम कि हमको कोई ऐसा बुक जो लास्ट मोमेंट, मान लीजिए हम वाकई में संस्कृत नहीं पढ़ रखे हैं और एज अ नॉर्मल स्टूडेंट मैं जो है सोच रहा हूँ कि लास्ट दिनों में कुछ दो चार टॉपिक ही मैं पढ़ लूँ। ठीक है, तो मैं सर्च कर लिया हूँ गूगल में, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, मोस्ट ऑफली वो यही बुक है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ठीक है, ये अमेजोन वगैरह मिल जाएगी, एटलीस्ट एक रेफरेंस बुक के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। राइट मैम? यस, यस सर, ठीक है, यहाँ से जो मुझे टॉपिक चाहिए वो मिल जाएगा पढ़ने के लिए। अच्छा इजीली अच्छा मिल अच्छा, जाएगा ठीक और है आप ठीक लोग है समझ ठीक है भी जाएंगे। ठीक है ठीक है, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो। ठीक है, ओके ओके। देखिए क्लास, देख लो भाई, कोई भी ऐसा बच्चा है तो लूसेंट जी की बुक आती है, ये फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर भी होगा मोस्ट ऑफली, किसी भी बुक स्टोर में भी मिल जाएगा इजीली, लूसेंट की बुक इजीली मिल जाती है। टॉपिक्स नोट कर लीजिए, मान लो कि पेपर के 5 दिन पहले पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो पेपर के 5 दिन पहले कहाँ से पढ़ें, तो सारे टॉपिक वाइज अपने आप अपने पास चीज़ें नोट कर लो और उसमें से देख लो कि इन 5 टॉपिक में से कौन सा ऐसा 2 टॉपिक है, अलंकार है, समास है, जो आप लर्न कर सकते हो, तो यहाँ से बुक उठा लो, 2 दिन पहले पढ़ लो, सारा क्वेश्चन तुम देख लो क्या क्या दे रखा है, तो मुझे लगता है उससे आपका एक मिनिमम बेसिक वर्क हो जाएगा, क्या पता डायरेक्ट क्वेश्चन भी वहाँ से देखने के लिए मिल जाए आपको। तो आई थिंक वी कैन गो फॉर दैट स्ट्रेटेजी। अच्छा, यस आकांक्षा, देन राजा के बाद आकांक्षा है, यस आकांक्षा। सर मेरा एक क्वेश्चन सर आपसे ही है। सर जी मैंने ना सीओ क्यूपिड 05 और सीओ क्यूपिड 03 दोनों भरा है, और अच्छा सीओ क्यूपिड 05 है वो सीओ क्यूपिड 03 दोनों डिफरेंट है, दोनों सब जो 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 दोनों सिलेबस है दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। और सर अभी आपने बोला कि आप अपने पास ऑप्शन रखते जाओ, ठीक है। मेरा मेन फोकस है सीओ क्यूपिड 05, पर एज अ ऑप्शन मैंने सीओ क्यूपिड 03 रखा है। पर मैं ना दोनों को अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, मतलब अगर मैं सीओ क्यूपिड 05 सॉल्व करे जा रही हूँ, मॉक टेस्ट सॉल्व करे जा रही हूँ, तो मेरे दिमाग में नहीं चलता अरे यार ये टॉपिक कहीं ऐसे मैंने उसको देख लेना उसको देख लेना, तो मैं सीओ क्यूपिड 03 के साइड जा ही नहीं आई पा गॉट रही योर हूँ, तो क्वेश्चन। मेरे से तो मुझे दोनों बैलेंस ही नहीं हो पा रहे हैं। देखो देखो आकांक्षा, जब मैंने बोला ऑप्शन रखना है तो ऑप्शन उसी फील्ड में नहीं रखना है, तुम ऑप्शन उसी सीयूईटी के पेपर में फेंट रही हो। मैंने एक बार भी एडिशनल ऑप्शन में एडिशनल पेपर कोड बोला कहीं भी? मैंने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिया था, क्योंकि उनका पेपर स्ट्रक्चर, उनका टाइम, उनका शेड्यूल टोटली अलग है। कोई बच्चा अगर आईपी बीएड का प्रिपरेशन यहाँ से शुरू करे तो वो अब से प्रिपेयर कर लेगा, पेपर लगभग 5 मई को होगा, वो अब से प्रिपेयर कर लेगा। कोई बच्चा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आरआई बीएड का प्रिपरेशन शुरू करे, वो यहाँ से शुरू करे, अब से जून में पेपर होगा, अब से प्रिपेयर कर लेगा। कोई बच्चा जामिया के लिए अब से लगे तो जामिया का पेपर 20-25 मई के अराउंड होगा, तो वो अब से कर लेगा। अब तुम उसी सीयूईटी में फेंट रही हो कि सर मेरा तो पेपर कोड 04 है और सर मैंने लैंग्वेज भी ऑप्शनल में पढ़ रखा था, एक तो पेपर 13 को है, एक 15 को है, मेरा बैकअप और पैकअप दोनों एक साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पेपर दीजिए, क्योंकि देखो यार 03 का सिलेबस तो आकांक्षा बहुत डिफरेंट है यार, कोई मतलब ही नहीं 05 से। ठीक है, 03 में तुमसे 2 क्वेश्चन हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, 2 क्वेश्चन साइंस हो सकता है, 2 कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन 03। ठीक है, तो लेट अस बी वेरी क्लियर कि यार वो ऑप्शन इसमें से नहीं हो सकता है, वो ऑप्शन अगर होना होगा तो हमारा फील्ड के बाहर से होगा, हमें नया चीज़ इंपोर्ट करना है। इसीलिए जब मैंने ऑप्शन की बात की तो मैंने और भी ऑप्शंस में रखे हैं, क्योंकि देखो जब तक आपका ये पेपर होगा और जब तक दूसरे एग्जाम होंगे तब तक सीयूईटी का रिजल्ट आ जाएगा। सीयूईटी का रिजल्ट स्कोर कार्ड तुमको 10 से 12-15 अप्रैल तक देखने के लिए मिल जाएगा, सारे स्कोर कार्ड। ठीक है, तो हमको क्या है कि भाई दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्शन में रखिए। ठीक है, अकेले सीयूईटी को ऑप्शन में रखना इज़ अ बैड चॉइस एक्चुअली। ठीक है, थैंक यू। ठीक है,
और हाँ, ये मत सोचिएगा कि मैं तो दिल्ली में रहती हूँ और मेरे घर वाले तुमको दूसरी जगह भेजेंगे नहीं। देखो, पहली बात तो ये कि दूसरे यूनिवर्सिटी वाले तुमको बुला भी नहीं रहे हैं। तो पहले तो ये जरूरी व्यवस्था होनी चाहिए कि पहले वो हमको बुलाए, पहले बोले कि मेरे यहाँ एडमिशन हो रहा है, पहले हम उसको क्वालिफाई करें। जब तुम उसको क्वालिफाई कर लोगी तब देख लेंगे घर वाले क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं। कितना भी आपके घर वाले रूढ़ीवादी हों कि नहीं भैया तुमको घर से बाहर पैर तक नहीं रखने देंगे, तो तुमको एटलीस्ट हमेशा ज़िंदगी में एक साल कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने पेपर दिया था, मैंने एनसीईआरटी आरआई बीएड का पेपर क्वालिफाई किया, ठीक है, मैंने आईपी में मैं टॉप 100 में आई, ठीक है। एटलीस्ट आपकी माइंड में ये बात ऑप्शन के तौर पर होना चाहिए, तो इसलिए आप रखिए ऑप्शन में। यस भव्या, ओवर टू यू प्रिया मैम। सर मेरा भी क्वेश्चन आप ही से ही है एक्चुअली। मेरा ये डाउट था, इन केस एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन जी। में अगर दोनों ही पेपर में कुछ हद तक क्लियर हो जाता है तो ऑन व्हाट बेसिस एडमिशन लिया जाएगा, 05 के कोड पे या 03 के कोड पे? नन ऑफ आवर बिजनेस। जब मेरा हाइपोथेटिकल बेसिस पर एडमिशन होगा तो उस समय मेरा फिर सेशन होगा, हाइपोथेटिकल बेसिस पर हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। आज तो केवल लैंग्वेज पर ही बात करेंगे, ठीक है। बट लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल है कि लैंग्वेज को प्रेफरेंस देना देखो है? भव्या, तुम्हारा फिलहाल पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जिस भी पेपर कोड से मेरा सिलेक्शन पहले हो, ठीक है। जब ये हो जाएगा, वो दूसरा स्टेप है जो आप बात कर रही हैं, वो ये समय नहीं है चर्चा करने का। ये तो देखा जाएगा ना कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हो। अब मान लो तुम एडमिशन लेना चाहती हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में, तो वहाँ CUQP 05 से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसके लिए तुमको 03 देना पड़ेगा। तो ये तो डिपेंड करेगा किस यूनिवर्सिटी से मैं एडमिशन लेना चाह रही हूँ। तो ये बहुत बाद की बातें हैं। अभी तो आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि चाहे मेरा पेपर लैंग्वेज का हो, चाहे मेरा पेपर 03 का हो, भाई मैं पूरा दम लगा के पेपर दूँ। और हाँ, उसके लिए आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सेपरेटली मॉक टेस्ट लेना पड़ेगा, उसको आपके लिए सेपरेटली नोट्स लेना पड़ेगा। और ये आप लोगों को क्यों करना पड़ेगा? अरे ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं कि बच्चा अलग अलग परचेज करे, हमारे लिए तो अलग अलग हेडेक हो जाता है। बात यह है कि भैया वैसे ही पेपर हो रहा है तो करना पड़ेगा। जैसे किसी ने पूछा, आकांक्षा ने पूछा कि सर मेरा 03 का पेपर है और 05 का है। अब भाई अगर तुमको लैंग्वेज से एडमिशन चाहिए तो तुमको लैंग्वेज के बैच में ज्वाइन करके प्रिपेयर करना पड़ेगा। तुमको 03 में प्रिपेयर करना है तो 03 में तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड सब पूछ रहा है, तुमको जाके एडिशनल पैसा खर्च करके डेली बाइट्स के ऐप में उसको परचेज करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि हमारे लिए भी मजबूरी हो जाती है। पहले क्या होता था कि हमको भी कन्फ्यूजन नहीं होता था, पहले कॉमन पेपर होता था, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो हमारे लिए भी ईजी पड़ता था। अब क्या है कि हमारी भी एनर्जी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो आपको उसी हिसाब से अपने आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपको भी अपनी एनर्जी को देखना पड़ेगा कि यार मैं इसको कैसे मैनेज करूं कि मेरा 05 का है और 03 का पेपर है या कोई और सब्जेक्ट का है। क्योंकि भव्या जो बात आप कह रही हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन वाली बात, तो बहुत बाद की बात है यार, ठीक है। अभी तो बस पेपर कोड का पेपर दो, कल को कोई और अलग से यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करती हो जहाँ पर 03 का पेपर से एडमिशन लेता है, 05 के पेपर कोड से एडमिशन लेता है, तब की बात तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल तो 05 का ही फोकस है, ठीक है। और हाँ भव्या, प्लीज़ कीप दिस थिंग सॉर्टेड, क्योंकि अगर तुम्हारे माइंड में ये प्रश्न आ रहा है, दैट सिंपली मीन्स कि तुम्हारे माइंड में राइट प्रश्न नहीं आ रहा है जो इस टाइम पर होना चाहिए, ठीक है। राइट प्रश्न बस यही है कि मेरा 15 को पेपर है और आज 2 तारीख है, मैं कैसे करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद की बात कैसे एडमिशन होगा उसके बाद देखेंगे, ठीक है। और हम लोग बैठे हैं यार उसके बाद। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, यस वैष्णवी, देन आई विल हैंड ओवर द मीटिंग टू शर्वानी मैम। यस वैष्णवी। वैष्णवी राय, ओवर टू शर्वानी मैम। थोड़ा इंग्लिश पर आप देखिए क्या करना है। Okay, thank you so much, sir. So first of all, very good evening to all of you. Hopefully आप लोग सभी कोई मेंटली यहाँ पे प्रेजेंट हो और अपने एंजाइटी, अपने डर, किसी तरीके की और कोई अगर फीलिंग अभी आ रही होगी तो उसको आपने साइड रख दिया होगा। तो अगर मैं सिर्फ चर्चा करूँ इंग्लिश की, जो कन्वेंशनली हम अभी तक मान रहे हैं, जो 2024 तक का पेपर का डिजाइन रहा है कि 25 क्वेश्चन अंग्रेजी के रहे, 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 संस्कृत के, इसी बेसिस पे हम अभी की चर्चा को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो इंग्लिश के लिए ना, मैं कहीं पे भी अगर बात करती हूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जस्ट स्ट्रॉन्ग योर वोकैबुलरी, जितना ज्यादा आपकी शब्दावली स्ट्रॉन्ग रहेगी, जितना ज्यादा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो इंग्लिश की होती है वो आपको पता रहेगा, तो
एक हद तक 10-20% तक जो CUET के पेपर 25 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, वो उसे केटर करना आपके लिए आसान रहेगा। यहाँ पे मैं बहुत मतलब ये बात मान के चल रही हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने 12th के बाद इंग्लिश नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने हिंदी या कोई और सब्जेक्ट ले लिया होगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी रहे होंगे जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन भी इंग्लिश में रहा होगा। तो प्लीज इस बात से खुद को आप ऐसा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मत फील कीजिएगा कि अरे जो पोस्ट ग्रेजुएट है इंग्लिश के बच्चे और हम तो हिंदी ऑनर्स के बच्चे हैं, हमारा कैसे प्रिपरेशन होगा। यकीन मानिए जो बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट के हैं उनका भी लेवल वही है जो आपका लेवल है। उन्हें भी ग्रामर में वही बेसिक प्रॉब्लम आ रही है जो आपको प्रॉब्लम आ रही है कि मैम पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर लेट्स से 22 को पेपर है और आज सेकंड है, तो प्लीज इस बात को मान के चलो कि सेकंड वाला आज टाइम गया और 21 को सिर्फ और सिर्फ तुम रिलैक्स ही करने वाले हो। तो 20 तक का ही समय बचा हुआ है। तो इन शॉर्ट इन बिटवीन 3 to 20 के बीच में सिर्फ और सिर्फ मैं इंग्लिश के लिए बता रही हूँ कि क्या तुम बेहतर कर सकते हो। वो सिर्फ ये कि जो एक स्टैंडर्ड बुक आती है, मैंने एक जनरल इंग्लिश की बताई होगी RS अग्रवाल की, टॉपिक्स आपके पास नोटेड होने चाहिए अभी तक। ये मैं मान के चल रही हूँ कि अभी तक आपने अपने हाथ से टॉपिक को नोट कर लिया होगा। सर ने प्लेलिस्ट बना दिया यूट्यूब पे, डेली वाइट्स पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे टॉपिक वाइज नोटेड है। जितने भी स्टूडेंट्स डेली वाइट्स के हैं उनके पास भी टॉपिक नोटेड है। उस टॉपिक वाइज को प्रैक्टिस कीजिए जनरल इंग्लिश के बुक से, जो कि RS अग्रवाल की बुक है। अगर 25 क्वेश्चन है तो ये मतलब शॉर्ट रहता है कि उसमें 2 पैसेज रहेंगे ही रहेंगे। एक पैसेज छोटा रहेगा, दूसरा पैसेज बड़ा रहेगा। किसी भी पैसेज को अगर 2 पैसेज कर रहे हो तो एक पैसेज में 5 क्वेश्चन रहेंगे। उससे अधिक आपको 5 से 6 मिनट लगने चाहिए एक पैसेज को करने में। और ये ट्रेनिंग आप अपने दिमाग को तभी दे पाओगे जब अधिक से अधिक सवाल प्रैक्टिस करोगे। अधिक से अधिक सवाल प्रैक्टिस 2 ही जगह से कर सकते हो, या फिर तो मॉक लगाओ, नहीं तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बुक से हो सकती है, जनरल इंग्लिश के बुक से। वहां से बुक निकालिए, बुक में टॉपिक खोलिए और वहां से काम करना शुरू। और अपने साथ ना टाइमर रखो, अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रेन करो कि कौन सा सही आंसर है। ये बात से ज्यादा आपका दिमाग इस बात को समझे कि कौन सा गलत है। क्योंकि प्लीज डू नॉट फॉरगेट, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर एलिमिनेशन मेथड के लिए भी खुद के दिमाग को ट्रेन कर लेते हो कि कौन कौन सा गलत आंसर है, उसको हमने पहचान लिया, तो सही आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो ये ट्रेनिंग भी आपके दिमाग को तभी मिलेगी जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। लेट्स से 90 मिनट्स में अगर 75 क्वेश्चंस आपको करने हैं 22 मार्च को, तो प्लीज अभी आप एटलीस्ट 1 घंटे में 60 मिनट्स में कम से कम 50 क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, अपने दिमाग को प्रेशर में डालो कि उस 1 घंटे में प्यास लग रहा है, उस 1 घंटे में वॉशरूम जाना है, उसी 1 घंटे में अचानक से याद आया कि अरे डार्क चॉकलेट खा लेते हैं। इसको साइड रख के प्लीज घंटे भर दिमाग को फोकस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो मैं अभी टाइमलाइन आपको दे रही हूँ 3 तारीख से लेके 20 तारीख तक, इस बीच जितने भी एक्सटर्नल चीजें आपके आसपास चल रही है, किसी के घर में किसी का बर्थडे है, किसी के घर में किसी के मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, किसी के अचानक से शादी पड़ गई और किसी का अचानक से तबीयत खराब हो गया, प्लीज इन सारे चीजों को साइड में रखिए। तबीयत खराब होना आपके हाथ में नहीं है, दैट श्योर, लेकिन तबीयत खराब होने से खुद को प्रिवेंट कर सकते हो। अगर पता है कि ठंडा पानी पीने से गला खराब होगा तो आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगा, तो मत पियो 20 दिन के लिए ठंडा पानी। ठीक है, आइसक्रीम खाने से तुम्हें लग रहा है कि अचानक से चेस्ट पेन शुरू हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मत खाओ 20 दिन के लिए आइसक्रीम। ठीक है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है लेट्स से 15 मार्च को, तो उसको बोल दो कि मैं 26 मार्च को बर्थडे तुम्हारा सेलिब्रेट कर लूंगी। ये छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस कीजिए, तब शायद आपके पास दिल्ली यूनिवर्सिटी आएगा। नहीं तो प्लीज इस बात को याद रखना कि दिल्ली विश्वविद्यालय और BHU के लिए तुम नहीं तो कोई और सही, और कोई और नहीं तो कोई तीसरा पर्सन तो पक्का डिजर्विंग है। ठीक है, और वो इस लेवल पे काम कर रहा है कि ये सारी चीज उसको समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो प्लीज ट्रेन योर माइंड कि कौन सा सवाल का आंसर गलत है, ये बात आपका दिमाग सेंसर कर ले।
ठीक है। अधिक से अधिक टॉपिक वाइज सवाल प्रैक्टिस कीजिए। टॉपिक वाइज सवाल प्रैक्टिस करने का एक ही मात्र उपाय है, बुक मेरे पास ही अभी पड़ी है, यस, ये बुक है इस जनरल इंग्लिश, इस बुक से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा जो आप कर सकते हो, स्टे हाइड्रेट। अभी गर्मी का मौसम आ गया है, ठंडा का भी मौसम चल रहा है, ठंडा गर्म हो रहा है, थोड़ा मोड़ा दही खाइए, अपनी हेल्थ को सही रखिए कि तबीयत खराब होने का भी बहाना आप अपने आप को मत दो 22 मार्च को, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इवन दो अगर तुम्हें पता है कि उस बीच तुम्हारा पीरियड्स आने वाला है, इफ यू आर गोइंग टू हैव योर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन दैट पर्टिकुलर डेट, तो प्लीज मेक श्योर कि आप उस टाइम पे कुछ हल्का खा के जाओ, कुछ चॉकलेट्स खा के जाओ, ताकि उस वजह से भी आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो। सो दिस विल बी ऑल फ्रॉम माय एंड। इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चन देन जस्ट रेज योर हैंड। मैम अगेन आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन कि मान लीजिए अगर हमको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है, जी। और मैं एकदम 22 मार्च को पेपर, मैं 12-15 कह रहा था, सॉरी 22 मार्च को जैसा कि पेपर है, मान लीजिए मैं 15 मार्च को मुझे लगता है कि मैं अगले 7 डेज केवल इंग्लिश पर देने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं मान लीजिए मैंने एक तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि भाई मैं पास्ट 3 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर उठाऊं, क्योंकि CUET का तो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैंने 24 का उठाया और 23 का उठाया और 22 का उठाया, लेट से मैंने इंग्लिश के सारे टॉपिक्स ले लिया। अब मैं उन टॉपिक से क्या करूँ, कहाँ से पढ़ूँ? बुक, अगर अच्छा, आप ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश RS अग्रवाल वाली, यस ठीक है। यस, इसमें ना टॉपिक वाइज दिए हुए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी है तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का टॉपिक है और उसमें 10 पैसेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड देखो यहाँ से मैं एक बात बता रही हूँ कि जो इंग्लिश का सिलेबस है ना, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू CUET पेपर, ठीक है। इट इज ऑल्सो टेकिंग यू टू दी JMI पेपर, इट इज ऑल्सो टेकिंग यू टू दी RI पेपर, IP के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको लगता है कि यार 10 के 25 क्वेश्चन है, यहाँ पे मेरा दिमाग खत्म करे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। यही 25 क्वेश्चन आने वाले समय में बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको जरूरत पड़ेगी, और तुम्हें अगर लगेगा कि उस टाइम पे मुझे अलग सा समय मिल जाएगा, आपके लिए एनवायरनमेंट सेट हो जाएगी कि आप पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो छोटा छोटा स्टेप अभी से ही आप लेना शुरू कीजिए, एंड मोर देन योर बॉडी, ट्रेन योर माइंड कि वो उस काम में लगे और फोकस करके, मतलब कंसंट्रेशन, डिसिप्लिन जो हम चर्चा करते हैं उससे लगिए, तभी जाके कुछ 300 में से कुछ मार्क्स आप देखोगे कि हाँ 210, 220 आपके मार्क्स 22 मार्च तक बनेंगे। नहीं तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर जैसा प्रिया मैम भी कह रही थी कि लास्ट ईयर हमारा कट ऑफ, मैं ड्यू का बता रही हूँ, 240, 250 काफी आराम से गया था बिना कोई जद्दोजहद किए। और अगर इस बार भी पेपर उसी लाइन में रहा तो मतलब कंपटीशन काफी नेक्स्ट लेवल पे टफ हो जाएगा, ठीक है। और DU और BHU में ना इट्स लाइक कि सिर्फ DU एक बार कह दे कि हाँ हम ओपन हैं, बच्चे जाने के लिए पागल हो जाएंगे, ठीक है। और जितने भी दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लीज अपने आप को BHU के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रखो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी दुनिया दिल्ली में ही बसी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आप अपने आप को ट्रेन कीजिए। बाकी बाकी किसी देखिए का मैं कोई कुछ चीज़ें सवाल? मैं कुछ चीज़ें ऐड करूंगा। देखिए जैसे शर्वानी मैम ने कहा ना, ये बात की थोड़ा हेल्थ को लेकर फोकस रखिए। देखो यार, इन कुल बात का सार ये है कि आप अपने माइंड को काम को करने को लेकर कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा। आपके पास जितना भी समय रह गया, 7 दिन रह गया, 15 दिन रह गया, 20 दिन रह गया, बीमार हो, खांसी हो, ठंडा जुकाम जो भी है, आप टॉपिक नोट करिए, 6 घंटे 8 घंटे दीजिए और उन टॉपिक्स को पढ़िए। एंड जैसा कि मैंने लेमैन लैंग्वेज समझने की कोशिश की, अच्छा भाई संस्कृत का मैं वो बुक रेफर कर ले रहा हूँ, इंग्लिश के लिए मैं ये रेफर कर ले रहा हूँ। एंड जो कि शर्वानी मैम कह रही थी, देखो यार, आज तुम लैंग्वेज का पेपर दे रहे हो और तुमने इंग्लिश से कोई टॉपिक पढ़ा, ध्यान देना कल वो टॉपिक तुमको दूसरे एग्जाम में भी पूछेगा। हो सकता है उसका रिजल्ट तुमको तुरंत ना दिखाई दे, हो सकता है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तुमको अभी ना तुरंत दे, लेकिन कल तुमको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NCERT का पेपर दे रहे हो, वहाँ काम आएगा। कल तुम TGT के जॉब का पेपर दे रहे हो सोशल साइंस का, वो वहाँ काम आएगा। कल तुम कोई और गवर्नमेंट जॉब का पेपर दे रहे हो, वो वहाँ काम आएगा। तो स्टैंडर्ड बुक्स को अभी से अपनाना भी शुरू करिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अप्रोच वाइज रखिए। एंड इंग्लिश को लेकर तो बहुत ज़्यादा, संस्कृत को लेकर आई वोंट कमेंट, बट इंग्लिश को लेकर तो आई एम डैम श्योर कि मेजॉरिटी ऑफ द 99% एग्जाम में TSSB, KVS, NVS सब में पूछता है यार। एक सेक्शन तो जरूर रहता है पार्टी वाला सेक्शन में, और उसको पढ़ने के लिए तुमको विशेष कोई दिन नहीं निकालना है। उन टॉपिक्स को नोट करिए, लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करिए, ऐसा बुक उठाइए कि स्टैंडर्ड बुक हो, उन क्विजेस को प्रैक्टिस करिए
एंड एग्ज़ाम के समय कोई एक्सक्यूज़ मत दीजिए कि ये बीमारी हो फलाना ठिकाना। 5 दिन 7 दिन 15 दिन 20 दिन उन टॉपिक्स को लगातार पढ़िए और अपने आप को प्रिपेयर करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। येस, एनीबडी एल्स, एनी डाउट, देन विल रैप अप द सेशन। यस शर्वानी मैम, ओवर टू यू। यस मुस्कान, बताइए क्या डाउट है आपका? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मुस्कान। सर मेरा आपसे एक डाउट है, वो मुझे पूछना था। जी जी बोलिए जी। सर मैं 2026 के लिए 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहती हूँ बीएड के लिए। ठीक है। और जामिया मैंने 2 ऑप्शन रखे हैं, जैसे जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ताकि कहीं ना कहीं तो एक जगह तो नंबर सेट हो ही जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी सीयूटी का एग्जाम दिया था और उसे क्लियर भी कर लिया था। तो सर इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपका कोई बैच हो जो अभी सितंबर अगस्त एंड में। अगस्त। हाँ सर बोलिए। नहीं, मैं कह रहा था अगस्त एंड में ही शुरू होगा, अगस्त में ही शुरू होगा। ठीक है सर। और सर मेरे को एक क्वेश्चन और था, जैसे आप बीएड का जो सिलेबस था जो आपने अपनी वीडियो के अंदर बताया था, उस चीज को पढ़ने के बाद मुझे पता चला जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर जो टॉपिक दिए हुए थे वो तो उसने मेंशन ही नहीं किए थे सिलेबस के अंदर। जो ये सीयूटी पीजी के जो अंदर सिलेबस दिया होता है उसमें टॉपिक मेंशन नहीं किए होते, तो सर हम उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी होगी? क्योंकि सीयूटी वालों को पता है हम लोग अभी तो रोजी रोटी चल रहा है, वो पूरा बता देंगे तो बच्चा हमारे पास क्यों आएगा। ठीक सर है, बस यही क्वेश्चन। तो उसका प्रिपरेशन वहाँ से करिए जहाँ से हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो सीयूईटी वाले सिर्फ लिख ठीक के है। भेज देते हैं हिस्ट्री पूछेंगे, हिस्ट्री में क्या पूछेंगे भगवान मालिक है। तो भाई एंशियंट मेडिवल मॉडर्न के हिसाब से आप देखोगे डेली बाइट्स के यूट्यूब पर एक पूरा वीडियो बना होगा CUP 04 का, उसमें पूरा सिलेबस डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, जैसे अब CUET वाले क्या है सिलेबस में लिख दिए संस्कृत, ठीक है, अब वो पूरा डिटेल में लिख देंगे तो कोई प्रिया मैम के पास जाएगा ही नहीं, हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है मुझे पूरा डिटेल में नहीं लिखे हैं तो हमको प्रिया मैम के पास जाना है, तो ऐसे ही आपको हम लोगों के पास आना है। तो हम लोग तो सिंप्लीफाई करेंगे, पेपर देखेंगे, 4 बार 4 टॉपिक देखेंगे, कहाँ से पढ़ना है, ये देखेंगे कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कितना लेवल रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो 04 वाला वीडियो वहाँ पर जो मैंने बता रखा है उसमें पूरा आप देख लीजिए क्या सारा चीज़ है। सबसे पहले सिलेबस को डिटेल में समझिए, ठीक है, और ये समझिए कि CUET ने तो सिलेबस बताने के नाम पर केवल कोटा पूर्ति कर रखा है कि क्या पूछेंगे लैंग्वेज में, तो इंग्लिश हिंदी संस्कृत पूछेंगे। अबे इंग्लिश में क्या पूछोगे, इंग्लिश तो बहुत बड़ा है। हाँ, हिंदी में क्या पूछोगे, बहुत बड़ा है। संस्कृत में क्या पूछोगे, और उनकी बात छोड़िए, बच्चों को भी इतनी अज्ञानता रहती है कि बच्चों को भी नहीं पता रहता है, वो भी आके हमको गाली देंगे, CUET वालों को गाली नहीं देंगे। वो कहेंगे अरे सर आपने तो 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए बोल दिया था। अबे हम कौन सा अंतर्यामी है, हम लोग तो भाई पूरा कैलकुलेशन करके हम लोग तो उसमें पूरा जान लगाए हुए हैं कि क्या करना है, पेपर में पता चला कुछ और पूछ दिया। ठीक है, इसलिए सर मैं आपका बैच ज्वाइन करना चाहती हूँ 2026 के लिए। हाँ, तो वो तो अगस्त में शुरू होगा। ठीक है, इतना पहले हम लोग नहीं शुरू करते हैं, अगस्त में शुरू हो रहा है, ऑलरेडी टाइमली शुरू हो रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 11 अगस्त का, जैसे हम लोग अभी जो 2026 पे जो हम लोग काम शुरू कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी टीम में, तो ऑलमोस्ट 26 अगस्त के अराउंड से आपको देखने के लिए मिलेगा। 26 अगस्त कह रहा हूँ, 11 अगस्त के अराउंड से आपको देखने के लिए मिलेगा कि न्यू सेशन का बैच शुरू हो रहा है। उतना पर्याप्त है पढ़ने के लिए, इतना भी बड़ा एग्जाम नहीं कि इतना पहले से प्रिपेयर करें। ठीक है मुस्कान, तो बस ये इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, हाँ, इतना ध्यान रखिए कि हम बैच जब ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद हमको कुछ समय मिले अपने गलतियों को सुधार करने का। कोई टॉपिक कभी नहीं पढ़ रखा है तो वापस से नए सिरे से पढ़ पाएं। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि जब मैं संस्कृत के बारे में मैम बात कर रही थी, इंग्लिश के रिगार्डिंग बात कर रही थी, तो हम टॉपिक्स को नोट करके उन किताबों से यूज़ करके रेफर करके पढ़ पाएँ, क्योंकि सारा नहीं पढ़ पाएंगे। सबसे बड़ा ट्रूथ तो यही है। हाँ, ये सोनिका, ओके, थैंक यू मुस्कान। हाँ, ये सोनिका देवी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग जी, बताइए सर कैन यू हेल्प प्लीज COP 03 के लिए कोई हेल्पिंग बुक Amazon 3 और के Flipkart लिए से? सेशन होगा 04 पर, सॉरी 4 मार्च को। ठीक है, ओके सर। हाँ, और हाँ, कोई ऐसी बुक नहीं आती है फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, आपका ओवरव्यू करिए सर, ओनली क्या चीज़? थोड़ा बहुत, नहीं, यहाँ मतलब तो सिलेबस को ओवरऑल नहीं मिल सकता, आई नो, बट एज ए हेल्पिंग बुक और मॉक टेस्ट नहीं, तो कोई हेल्पिंग बुक नहीं यहाँ तो। हेल्पिंग तो मैंने मैम तो केवल से मैंने मैम से ये पूछा कि संस्कृत का टॉपिक कहाँ से पढ़ें, क्योंकि अमूमन हमारे पास संस्कृत की कोई बुक नहीं होती है। ठीक है, इसलिए मैंने वो चीज़ पूछा। ऐसे तो सोनिका तुमको सारे टॉपिक्स नोट करने पड़ेंगे। ठीक है, और अलग अलग बुक उठाना पड़ेगा। ठीक है, उससे बात करूंगा, मैं बात करता हूँ आपसे 4 मार्च को। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, हाँ, यस कोमल रे, यस प्लीज कोमल। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जैसे मतलब
मेरा भी लैंग्वेज लैंग्वेज का पेपर है 22 मार्च को। तो सर मेरे को मतलब बेसिकली मॉक टेस्ट देना है कि मतलब कैसे मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। वैसे तो मेरा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, मेरे को मॉक टेस्ट देकर पता करना है कि हाउ मतलब कैसे प्रिपरेशन चल रहा है। तो सर मेरे को मतलब प्रीवियस ईयर का सीयूटी का पेपर नहीं मिल रहा है लैंग्वेज का या फिर किसी भी कोड वगैरह का, तो मुझे कैसे वो दिया मिल जाए? रहा है जाने के मतलब कहाँ से मिल सकता कैसे है। दिया जाए? यस सर। कैसे दिया जाए बताइए, कैसे भिजवाएं आपके घर? एड्रेस भेज दीजिए, चिट्ठी लिख के भेज देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, पेपर प्रिंट करा के ऑफिस से डिस्पैच कर देता हूँ। सर जैसे आपने बोला कि मतलब एप्लीकेशन मेरा डाउनलोड कर लेना और तो उसको हम प्री कैसे दें? प्रूफ अगर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कराएंगे तो कहाँ पर दें? किस तरह से बच्चे तक पहुंचे बताइए? सर मैंने करा एप्लीकेशन डाउनलोड पर हुआ नहीं मेरा। क्या नहीं हुआ आपका? एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ? एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, मैंने उसको ओपन भी कर लिया, लॉगिन कर लिया, हाँ, तो सबसे पहला वाला टाइल्स लेकिन क्या शो कर मटेरियल रहा नहीं है? आ पा रहा एप्लीकेशन मेरे में पास। सबसे पहला वाला टाइल्स क्या शो कर रहा है? टोटल 8 टाइल्स शो कर रहे हैं ना ऐसे? यस यस सर, यस सबसे सर। पहला वाला क्या है? अंग्रेजी पढ़ लेती हो? पढ़ यस लेती हो, सर। अच्छा। तो सबसे पहला वाला टाइल्स में क्या लिखा है? सर वो देखना पड़ेगा, अभी मेरे देख पास लो, नहीं है वो खोल वाला लो, क्या फोन। करें अब? कैसे कराएं बताइए? अपने फ़ोन में चेक कर लीजिए ना जाके, मीटिंग को मिनिमाइज करके। ओके सर। ये मैं बता रहा था शुरुआत में, बहुत आप लोगों को लगा होगा ऐसे ही सर कह रहे हैं, बहुत से ऐसी महान सक्सेस होती हैं। पता है यूट्यूब पर ना बाकायदा एक डेडिकेटेड वीडियो डाल रखा है मैंने, हाउ टू डाउनलोड प्रीवियस ईयर पेपर। और वहाँ मैंने बताया है डेट के हिसाब से कि टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे हैं टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले में। आप सब बताइए कि मैं कैसे रीच आउट करूँ स्टूडेंट को। आप लिटरली जाइएगा, आप डेली बैट्स का ऐप का फीडबैक देखिएगा, हमारे ऐप का फीडबैक बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ भी बहुत सारे हैं कि दे आर स्कैमिंग पीपल, नो प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल, और ये वो भैया टेलीग्राम में डाल दिया भाई, ऐप में डाल दिया, आप कैसे कराएं बताइए? हाँ जी, काजल, काजल मान जी। बताइए काजल, माइक माइक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग काजल जी। सर मुझे ये पूछना था, जैसे हम एग्जाम पैटर्न जो है उसे हम आगे पीछे करके अटेम्प्ट कर सकते हैं? क्यों करना है आपको? सर जैसे मुझे लगता है कि हिंदी है, कुछ जल्दी टाइम में सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद मैं संस्कृत लास्ट में करूं। ये कर सकती हैं, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन सीक्वेंस में आ रहा है तो बिल्कुल कर लीजिए। देखिए होता क्या, अमूमन मेजॉरिटी ऑफ पेपर में क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं रहते हैं। पता चलेगा 2 इंग्लिश का रहेगा तो 2 हिंदी का पूछ दिया। तो लैंग्वेज के पेपर में ऐसा होता है कि 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 संस्कृत। अगर सीक्वेंस अगर सेम रह रहा है तब तो आप स्विच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज नॉट रिकमेंडेड। कोई बच्चा सोशल साइंस का पेपर रख देता तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि पहला क्वेश्चन लैंग्वेज का, पहला क्वेश्चन हो सकता है उसका इकोनॉमिक्स का हो, दूसरा हिस्ट्री का हो, तीसरा हो सकता है कि जियोग्राफी का हो। तो वो स्विच करके क्या करेगा? लेकिन आपको लैंग्वेज में लग रहा था, आप स्विच कर लीजिए। आप पहले संस्कृत में कंफर्टेबल है, पहले संस्कृत शुरू कर लीजिए, पहले हिंदी में है तो हिंदी शुरू कर लीजिए। अब प्रिया मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पेपर में सेम सीक्वेंस में आता है कि अलग अलग लैंग्वेज वाले? नहीं सर, इंग्लिश हिंदी संस्कृत इस तरीके से ही आता है, या फिर हिंदी इंग्लिश संस्कृत ऐसे कर देते हैं। अच्छा अच्छा, मिक्स नहीं रहता है। हाँ। जब मिक्स नहीं है काजल तो स्वैप कर, स्विच कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तब ये ऑप्ट कर सकती हैं। जैसे मान लो कोई 03 का पेपर दे रहा है, तो पहला क्वेश्चन पता नहीं क्या बम गिरेगा उसके ऊपर से, कोई ठिकाना नहीं है कौन से सब्जेक्ट से हो, तब स्विच करना लीस्ट रिकमेंडेड है। कहाँ गई कोमल रे? आपने ऐप में चेक किया कि सरेंडर कर दियो? आज नहीं चेक कर पाएंगे। अब बताइए, अब क्या कहा जाए? सही बात कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा। अब उन्होंने कहा कि सर हमारा पूरा प्रिपेयर हो गया, सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ये एक अलग लेवल की महानता होती है जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आप ऐप में जाके चेक नहीं कर पा रही हैं। तो ये थोड़ा सा विरोधाभास वाली परिस्थिति है, कोशिश करिए कि ऐसा ना रहे। ठीक है, एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट? देन विल रैप अप द सेशन। जी नीरज, बताइए। सर मेरा दोनों मैम से सवाल है कि जैसे मैम पैसेज वगैरह आता है तो पहले पैसेज वगैरह करना चाहिए, मतलब पैसेज का कैसे करना चाहिए? क्वेश्चन पहले देखना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें बहुत बार कंफ्यूज होता हूँ अलग अलग टेक्निक लगा के कि पहले क्वेश्चन करना चाहिए या पैसेज पढ़ना चाहिए।
या पहले क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर पैसेज पे जाओ, इसमें बड़ा कंफ्यूजन। नीरज, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने ये बात क्लास में भी कही है कि ये आपके कंप्लीटली स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि आपका दिमाग किस तरीके से तेजी से काम करता है। जैसे मैं अपना पर्सनली बता रही हूँ, मैं पहले पैसेज पढ़ती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन लगाती हूँ। इससे मुझे एहसास क्या होता है कि पैसेज मैंने पढ़ लिया, मतलब आंसर ऑलरेडी मेरे को पता है, बस क्वेश्चन को सही तरीके से केटर करने की जरूरत है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट मेरे टाइम में भी ऐसे थे कि वो पहले क्वेश्चन पढ़ते थे कि अच्छा ये 3 क्वेश्चन पैसेज का है, अच्छा ये 2 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम का एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन वर्ड मीनिंग का है, या फिर ये टाइटल बेस्ड क्वेश्चन है। भाई 5 सवाल अगर नीरज एक पैसेज से रहेंगे तो श्योर शॉर्ट है कि 3 क्वेश्चन उसमें पैसेज का रहेगा, एक क्वेश्चन उसमें वोकैबुलरी का रहेगा। वोकैबुलरी का मतलब होता है सिनोनिम एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड मीनिंग, इस तरीके से। और जो 5वां क्वेश्चन रहेगा हो सकता है फाइंड दी सूटेबल टाइटल, हो सकता है आपसे पूछ दे कि सिलेक्ट दी वन वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर पैसेज, या फिर टोन आपसे पूछ दे कि व्हाट विल बी द टोन। तो आप देखो कि आपका दिमाग, आपका हाथ या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी उस 5 क्वेश्चन में से एटलीस्ट अगर आप 4 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो। पहले पैसेज पढ़ के फिर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इस तरीके से आपके 5 में से 4 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं, या फिर आप पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हो फिर पैसेज पढ़ रहे हो तो इसमें आपके 5 में से 5 ही सही आंसर बैठ रहे हैं। तो ये आप खुद से निकालो, और ये तरीका निकालने का अभी बेस्ट टाइम है, आज से लेके यानी 3 तारीख से लेके 31 तारीख तक। यही सब तरीकों को तो आपको निकालना है ना, जिसके थ्रू आपका 22 तारीख को पेपर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ बेहतर हो। समझ आया नीरज? यस मैम, मतलब सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा ना एक बार पहले खुद से। अरे बिल्कुल भाई, आपको हमने रिसोर्सेज दे दी है, आपको मैंने ये तक बता दिया है कि पढ़ना कौन कौन सा टॉपिक है, ये तक आपको पता है कि किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, ये एनालिसिस आपके तक है। अब आपकी ताकत क्या है वो भी मैं ही बताऊं नीरज? नहीं मैम, ये तो हमारा ही काम है। यस मैम, ठीक है जी। तो और जरा इस पे मैं ये कहूंगी नीरज आपको कि मेरे ख्याल से तो टाइम देखिए किस अकॉर्डिंग आपका कितना समय बच रहा है। अगर आपके पास समय है तो पैसेज पढ़िए और फिर क्वेश्चन भी जाइए, पर बेहतर है मतलब कई स्टूडेंट जैसे अगर मैं अपनी आता हूँ तो मैं पहले क्वेश्चन देख लेती हूँ फिर पैसेज पे जाती हूँ कि हाँ ये मतलब कुछ सुना लगा, क्योंकि कई बार होता है हम 2 बार पैसेज पढ़ लेते हैं, हमें लगता है क्वेश्चन में क्या पूछा है हमें समझ ही नहीं आ रहा है, तो पहले क्वेश्चन देख ले तो आइडिया लग जाता है कि हाँ ये कुछ मैच कर रहा है, तो फिर पैसेज पे जाते हैं तो इजिली मिल जाते हैं आंसर। तो ये आप पहले समय देखिए और फिर देखिए कि आप किस तरीके से बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पैसेज में क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, जैसे मैं भी प्रेफर यही करता था पहले, क्वेश्चंस रीड कर ले ताकि जहाँ पर वो सेंटेंस लिखा हो वो वाला लाइन आदमी 2 बार रुक के थोड़ा पढ़ता है। ठीक है, चलिए खैर, तो वी आर अबाउट टू रैप अप द सेशन। किसी और कोई डाउट और क्वेरी? ओके चलिए, यस अखिलेश विल टेक द लास्ट क्वेश्चन। अखिलेश यादव, ग्लैड टू सी यू हियर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार अखिलेश सर मेरा अभी तो अगली बार पेपर आएगा 2026 में। मैं ये चाह रहा था ना कि मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, बस केवल मॉक टेस्ट, तो ऐप पे बस मुझे केवल मॉक टेस्ट मिल सकता है? हाँ, मतलब परचेज करना पड़ता है जाके? नहीं, मतलब परचेज करना पड़ेगा, लेकिन सर जो उसमें कुछ वो नोट्स भी इंक्लूडेड है, मतलब दिया गया है उसमें सब चीज़, तो उसका फीस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए मैं सोचा था मॉक टेस्ट केवल रहेगा। तो ये तो शर्वानी मैम देखिए, कुछ उसमें डिस्काउंट डाल दीजिए जब तक एग्जाम नहीं हुआ है बच्चों के लिए, आप उसमें डिस्काउंट कुछ डाल दीजिए, कुछ कूपन वो ऐड कर दीजिए मैम, ठीक है? इट्स नॉट जस्ट अबाउट नोट्स, उसमें कुछ कूपन डाल दीजिए मैम, ठीक है? 20 डे का कोई कूपन डाल दीजिए, जो भी बच्चे लैंग्वेज के हैं, मैं बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ हैंडलर को भी कुछ वहाँ कूपन ऐड कर दिया जाए, सो दैट आप जाके जब परचेज करो तो आप उसको लो प्राइस पे ले सको, ठीक है? जो भी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, वो मार्क वगैरह नोट्स भी तो मल्टीपल टाइम हेल्पफुल है, लेकिन चलिए ठीक है, आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूँ मैम, देख लीजिए सर, मैम उसमें कुछ कूपन डलवा दीजिए, बात करिए नो प्रॉब्लम से। दरअसल पेपर देना है ना, तो मैं सोच रहा था मॉक टेस्ट लगाता ठीक है, ठीक है, आप घंटे भर बाद चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर कूपन ऐड हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, हाँ यस, हाँ यस यस भव्या। सॉरी सर, आप रैप अप कर रहे थे, आई जस्ट थॉट ऑफ अ No, yes, क्वेश्चन। please. I'm sitting here for you. सर एक्चुअली मुझे थोड़ा अपने लिए पूछना था। मैंने वो वीडियो आपकी देखी थी कि 2026 ऑनवर्ड्स एनईपी पॉलिसी के हिसाब से 1 ईयर बीएड हो जाएगी फॉर द वंस हु हैव डन देयर मास्टर्स। तो मेरी अभी पोस्ट ग्रेजुएशन इसी साल कंप्लीट हो जाएगी इन द मंथ ऑफ जून।
सो मैं अपने लिए थोड़ा आपसे सजेशन पूछना चाहती हूँ कि शुड आई टेक एडमिशन इस ईयर ही या फिर शुड आई वेट फॉर फ्यू मोर मंथ्स एंड गिव नेक्स्ट ईयर का फॉर द 1 year बीएड। देखो देखो भाई यार, वेट वोट करने का बहुत मतलब नहीं है। तुम इस साल ये ट्राई करके देखो कि जो मेरे को बेस्ट में एडमिशन चाहिए मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो तुमको तुम्हारा बेस्ट वाले में एडमिशन मिल गया तो ठीक है, तब तो जाके करो। नहीं मिला तो इस परिस्थिति पर विचार करना कि अगले साल एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस यूनिवर्सिटी से तुम 1 year का बीएड करना चाह रही हो वो यूनिवर्सिटी 1 year का बीएड करवाती ही हो। एग्जैक्टली। ठीक है, मान लो तुम अभी दिल्ली में हो और तुम सोच रही हो कि हम 1 year बीएड करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहते हम कराते ही नहीं है, तब फिर क्या करोगी? ठीक है तो सर। हाँ, कभी भी फैसला ना जीवन में उस हिसाब से लिया करिए कि तुरंत में मेरे आगे मतलब क्या है, क्या मुझे डिसीजन लेना है। तो अगर आपका इस साल एडमिशन हो जाता है 2 year प्रोग्राम वाले में, तो आप 2 year प्रोग्राम वाले में एडमिशन लीजिए फिर। ठीक है, क्योंकि अगले ईयर से 1 year प्रोग्राम वाला शुरू होगा, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में शुरू होगा, नहीं होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, क्या फॉलोअप होगा। लेकिन हाँ, ये फॉर श्योर है कि 2026 से 1 year वाला बीएड शुरू हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, थैंक यू भव्या। सो दैट विल बी ऑल। किसी और कोई डाउट और क्वेरी? चलिए, तो आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए क्लास, कॉन्फिडेंस इज़ द की। जो बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा आपको सेल्फ पर ध्यान देना पड़ेगा। और देखो, किसी ने कहा कि जैसे मान लीजिए मॉक टेस्ट पर ही बात हो रही थी। देखो यार, मैं इस बात को समझता हूँ, केवल मॉक टेस्ट के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो आपको लग सकता है यार ये ऐप में तो 2,999 का इन लोगों का प्राइस रहता है, थोड़ा कॉस्टली है। देखिए क्लास यार, वाकई में अगर सच थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से समझोगे तो आपको कहीं से कॉस्टली उसली नहीं है। उसका सिंपल सा रीज़न ये है, क्योंकि मान लीजिए किसी ऐप में अगर 400-500 रुपये में आपको कहीं कुछ दिख रहा है, तो ये समझिए कि आपको रिबॉक की जगह रिबुक मिल जाएगा, किटकैट की जगह किटकिट मिल जाएगा, मंच की जगह मचमच मिल जाएगा, आपका बड़ा वाला कट जाएगा। कुल बात है ये। उसका सिंपल सा कारण क्या है? तो कारण ये है ना यार, इस तरह का एग्ज़ाम देने वाले लोग, गाइड करने वाले लोग हैं कम। ठीक है, जो होल एंड सोल CUET के बीएड पे गाइड कर रहे हो, ठीक है, जो होल एंड सोल इस तरह के एग्ज़ाम को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हो, इस तरह के लोगों को समझाने और गाइड करने वाले लोग कम हैं। तो होता क्या है कि जो भी हम लोग कंटेंट प्रिपेयर करते हैं ना, वो कंटेंट के पीछे एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगता है। ये SSC का पेपर नहीं है कि 20 लाख की बेरोजगार भीड़ खड़ी है पेपर देने के लिए और 1,000 रुपये का मॉक 500 रुपये भी कर दिया गया, चलो कोई नहीं भैया, लाख लोग ज्वाइन कर लिए, कच्चा पक्का जैसा था काम हो गया। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें इस तरह से नहीं काम करती हैं। इसीलिए ना यही रीज़न है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो दूसरे ऐप से कुछ गवर्नमेंट जॉब का ये वो कंपेयर करते हैं। इस तरह का कोर्स कंटेंट प्रिपेयर कराने वाले लोग भी कम हैं। कितने प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि COQP 05 के नाम पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत तीनों का फैकल्टी लेके बैठे हुए हैं। ठीक होगा, मतलब खुद सोचिए, मेढक मुंह फुलाएगा तो बैल के बराबर नहीं होगा। ठीक है, मुंह मोटा होगा तो लोढ़ा होगा, हाथी घोड़ा नहीं होगा। ठीक है, वो कितना बड़ा हो जाएगा। बात ये है, तो यहाँ पर भी वही बात लागू होती है कि आप इस चीज़ को समझिए कि बात ये है कि इस तरह का एग्ज़ाम देने वाले, पेपर स्ट्रक्चर देने वाले लोग कम हैं। तो इस पर अगर कोई चीज़ इस फील्ड में, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टीचर एजुकेशन के फील्ड में कोई चीज़ डेली बाइट्स अगर नहीं कर रहा है और कोई दूसरा प्लेटफॉर्म कर रहा है कि हम तुमको कम पैसे में करके दे रहे हैं, तो आपका तुरंत कान खड़ा हो जाना चाहिए। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और इसलिए नहीं कि डेली बाइट्स नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं मैं डेली बाइट्स के रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। थोड़ा बात समझने वाली बात यह है कि किसी भी एग्ज़ाम या प्रोग्राम में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह का एग्ज़ाम है, ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, ये SSC का क्लास 12 पास वाला CHSL का पेपर नहीं है, कि MTS का पेपर नहीं है कि 25 लाख लोग भरे हैं और पता चला ऐप में आए 500 रुपये का भी मौका है तो काम हो गया, 500 क्या 200 में हो गया। और अगला आदमी यूट्यूब पर फाड़ फाड़ के करा रहा है कि हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, हम तो फ्री में पढ़ा रहे हैं। हाँ, आप फ्री में पढ़ा ही सकते हैं, 10 लाख लोग उसको देखने वाले हैं तो क्यों नहीं कराएंगे। जिस एग्ज़ाम को टोटल देने वाले ही लोग 8,000 10,000 हों, तो वहाँ पर कैसे फिल्टर आउट होगा। 03 का पेपर देते हैं लगभग 22,000 लोग, 04 का पेपर देते हैं लगभग 12,000 लोग, 05 का पेपर देते हैं लगभग 6,000 लोग, और 06 का पेपर देते हैं लगभग 4,000 लोग, 07 का पेपर देते हैं लगभग 3,000 लोग। टोटल पेपर देने वाले ही इतने हैं। ठीक है, तो उसका कोई जेन्युइन में आपको कंटेंट अवेलेबल करा दे ना, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि उसका कंटेंट कोई अवेलेबल करा दे। महंगा सस्ता तो बहुत बात की बात हो गई अभी। ठीक है, तो ये रीज़न होता है थोड़ा सा कॉस्टली होने का। ऐसा मतलब डेली बाइट्स का जो पक्ष है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
जो डेली बाइट्स का पक्ष है ऑब्वियसली उसको रखना मेरा काम है, जो डेली बाइट्स उस चीज़ को कैसे देखता है, ठीक है। बाकी का मैं फिलहाल अभी मैंने शर्वानी मैम को बोला है 1 आवर में आप जाइएगा डेली बाइट्स के ऐप में चेक करिएगा, श्योरली वहाँ पर आप लोगों को ऑफ कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं इनको मॉक वॉक प्रैक्टिस करना है तो आप जाके ले सकते हो। तो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ दैट वी कैन डू। एंड हाँ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ये भी देते हैं, अगर आप कोई चीज़ डेली बाइट्स के ऐप में परचेज करते हो, आपको नहीं पता होता है, गवर्नमेंट उस पर GST, इंटरनेट सर्वर चार्ज, दुनिया भर की सारी चीज़ें लगा के बेचती है, तो 500 रुपये तो पहले ही डिडक्ट हो जाता है उसमें से, ठीक है। जिन जिन डिपार्टमेंट्स को टैक्स लेना होता है वो सबको उनका बहुत क्लियर रहता है, तुम ऑनलाइन पे करोगे 200 रुपये वही काट लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो इस वजह से वो दिख रहा है। बाकी जो डेली बाइट्स की तरफ से हो सकता है, हम लोग अपनी साइड से बेस्ट असिस्टेंस आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक है, जिनको भी कोई डाउट एंड क्वेरी है रुक सकते हैं, रेस्ट ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। ऊपर वाले से मेरी कामना रहेगी जितने लोग इस सेशन में बैठे हैं आप सबका अच्छे से अच्छा सिलेक्शन हो एंड करियर में अच्छे से अच्छा ग्रोथ एंड सक्सेस आप सभी लोगों को मिले। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। जिनको भी कुछ डाउट है रुक जाइएगा। यस तरन्नुम, आप क्या कह रही हैं? सर मेरा प्रिया मैम से क्वेश्चन है। यस प्लीज। मैम आपने मतलब कि महाभारत की जो है ना 3 अवस्थाएं कराई थी मैम, तो जो पहली अवस्था है उसका नाम तो जय है और दूसरी अवस्था का नाम जो है वो भारत है। तो मैम मैंने क्वेश्चन लगाया था ना, तो उसमें मतलब मैंने जो है वो जय सिलेक्ट किया था, बट वो मेरा रॉन्ग चला गया था। उसमें जो राइट ऑप्शन है वो महाभारत शो कर रहा है, तो मैम कौन सा वाला सही होगा, जय वाला या महाभारत वाला? नहीं तन्नुम, या तो आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या पता उसमें कुछ और पूछा गया फर्स्ट, और सेकंड ना अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता तो हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो, तो पहले आप वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने डेरिवेटिव्स के ऐप पे किया है तो रिपोर्ट कर लीजिए। मैम उसने मतलब कि ये पूछा है कि महाभारत की जो अवस्था है जिसमें कि 8000 श्लोक है उसका नाम क्या है, तो मैम जिसमें 8000 श्लोक है उसका नाम तो जय है मैम। ठीक है, तो ऑप्शन में जय था कि नहीं? ऑप्शन में मैम, ऑप्शन में उसमें जय नहीं था, महाभारत लिखा हुआ था। तो मेरे माइंड में मतलब मैंने रिकॉल किया तो इसका आंसर तो जय है। नोट्स फिर उसके बाद मैंने उसको स्किप कर दिया, फिर मैंने जब एनालाइज किया तो उसका ऑप्शन जो है वो महाभारत शो करता था। तो फिर मैंने रजिस्टर खोल के देखा तो उसमें जय था, तो वही पूछना चाह रही कि अगर क्वेश्चन मतलब इसका आंसर कौन सा वाला सही है। नहीं, तो फिर क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है तरन्नुम, क्योंकि महाभारत में 1 लाख श्लोक है, इसलिए उसका नाम भी आप देख सकते हो कि शब्द शास्त्र की संहिता है, तो वो कोई नहीं करता, तो वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा आपको। और मैम उसमें मतलब कि वो दिया हुआ था कि जो पहली अवस्था है उसमें 8000 श्लोक है, लेकिन पहली अवस्था में तो 8800 श्लोक है। हाँ, तो देख लीजिए क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि 8000 श्लोक पॉसिबल ही नहीं है महाभारत, या तो कुछ और क्वेश्चन रहेगा। हाँ, तो मैम बस वही मुझे देखना था कि मतलब जो मैं पढ़ रही हूँ वो वाला सही है या फिर ये वाला, तो यही कंफर्म करना। वही ठीक है, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। यस विशाखा, क्विक। मैम मेरा भी आपसे क्वेश्चन था, मैंने कल उसमें देखा था मॉक टेस्ट में, और मैंने आपसे ना आई थिंक वो इंस्टाग्राम पर पूछा भी था, तो मतलब उसमें था संस्कृत का क्वेश्चन था, उसमें 2 ऑप्शन तो गलत थे, मतलब उसमें विसर्ग संधि का था, तो एक में निश्चल था और एक में आई थिंक दा से कुछ क्वेश्चन, 1 सेकेंड, हाँ जी वो दुर्गम था। तो मैम दोनों ही ये मतलब क्या कहते हैं व्यंजन, सॉरी विसर्ग संधि के वो ऑप्शंस है, तो मैम इसमें से उसमें ना निश्चल सही कर रखा था, तो इसमें कैसे करें, मतलब मैंने दुर्गम को टिक किया था तो वो गलत आ गया था। भाई आप क्वेश्चन को देखिए, नहीं तो रिपोर्ट कर दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को बैकएंड से चेक कर लूंगी, ठीक है विशाखा? जी मैम। जी यस यस, पूछते जाइए, क्विक सेशन इज ओवर, ऑल ऑफ यू कैन टेक योर लीव। यस विशाखा, जल्दी करिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अगर ये सिचुएशन अगर पेपर में भी बाई चांस होती है तो हम किस पे जाएं, मतलब जैसे 2 क्वेश्चन हमें पता है कंफर्म है कि वो दोनों ही सही है, तो फिर एक होता है ना कि मतलब कि उसमें से बेटर जो होता है उसको चूज करना होता है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक कोई सिचुएशन ऐसी है ही नहीं कि मतलब दोनों में से कोई बेस्ट हो, क्योंकि वो दोनों ही थे, तो फिर उसमें अगर ऐसा पेपर में हो तो किसको चूज करें? विशाखा, ये जो बेटर वाला कंडीशन होती है ना, ये सीडीपी वगैरह में देखते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन ये बेटर है तो इस आंसर की तरफ जाएंगे, लेकिन हिंदी और संस्कृत को लेके आप इसकी तरफ नहीं जाएंगे, जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा उसका एग्जैक्ट आंसर ही ढूंढेंगे, तो वो तो इसमें बेटर और नॉन बेटर की बात ही नहीं होगी, ये तो आपको आता है या तो नहीं आता है सीधा।
जी मैम, वो तो ठीक है, बस मैंने पूछा था जैसे अगर जैसे सेम क्वेश्चन अगर पेपर में भी आ जाता है कि वो दोनों ऑप्शन अरे ही ठीक विशाखा, है तो इग्नोर फिर करो भाई ऐसे क्वेश्चन को। पेपर में हमेशा एक दो क्वेश्चन जरूर रहता है जिसका आंसर डिस्प्यूटेबल रहता है, जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेबल रहता है, सभी पेपर्स में देखने के लिए मिलेगा। एग्जाम में जब तुम पेपर दे के आओगी ना, हर पेपर में 4-5 तो क्वेश्चन आंसर डिस्प्यूट रहता ही रहता है। हम लोग बाद में क्लेम करते हैं उसको, ठीक है। ये सब पेपर में जरूर रहेगा। अगर पेपर में ऐसा देखने के लिए मिलता है तो इग्नोर करिए। उस समय जो आपको बेस्ट सही लग रहा है आप उसको मार्क करिए। बाद में आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि जिन क्वेश्चन पे इस तरह का डिस्प्यूट है उसको क्लेम करिए, ठीक है। सभी पेपर कोड में ऐसा जरूर होता है कि 2-4-5 क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहता है कि डिस्प्यूटेबल रहेगा, एक से ज़्यादा 2 आंसर रहेगा, कुछ में ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया है, कहीं पे क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है। आप लास्ट ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, डेली बाइट्स खुद उसको पे करके क्लेम करता है स्टूडेंट्स के बिहाफ पर, ठीक है। हर पेपर में ऐसे 2-4 क्वेश्चन रहता है जहाँ दिक्कत होगा ही होगा, जी ठीक है। सर। हाँ, बहुत नॉर्मल सी बात है ये, और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है यार, क्वेश्चन या ऑप्शन में डिस्प्यूट रहते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू।